नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। और ये प्लेट जो है ना, ये बहुत कुछ आपको कह रही है। नहीं, वही वाला रखिएगा पहले एक बार। आई थिंक वो आज ज़्यादा ज़रूरी है। वीरू, गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल। और कच्चा तेल 94, डॉलर रुपी 96 हाफ के पार, और इसका कॉम्बिनेशन निफ्टी, बैंक निफ्टी 200 पॉइंट नीचे। अब वो प्लेट लेकर आइए जिसमें सारे इंडिसेस देखते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी। और आज सुबह हम एक बात कर रहे थे कि आज शायद निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा सभी में प्रेशर आपको देखने को मिले। और आज एक बात बताऊँ ना, आज आप किसी भी तरीके से आज के सेशन को छुपा नहीं सकते हैं। अभी क्या है, कल परसों तो हम ये कह सकते थे कि एडवांस डिक्लाइन पॉजिटिव है, कुछ सेक्टर्स चले हैं। आज अक्रॉस द बोर्ड पीएसयू बैंक से लेके, प्राइवेट बैंक से लेके, रियल एस्टेट से लेके, केमिकल से लेके, आप कोई स्पेस देख लीजिए मार्केट की, हार्डली आपको कोई एक भी इंडेक्स है जो ग्रीन में दिखाई देगा। अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग है। और ये पूरी की पूरी जो सेलिंग है ना, ये मैक्रो इन नेचर है। कुछ देर में हम इसको डिस्कस करेंगे कि इससे क्या मतलब है मेरा, जो हम मैक्रो की बात कर रहे हैं। ये कोई एक ऐसा नहीं है कोई एक आध स्टॉक गिर गया उसका एक इम्पैक्ट है, एक पूरा एक सिस्टमिक रिस्क है मार्केट के ऊपर इस समय। जिस तरीके से डॉलर रुपी, बॉन्ड यील्ड, कच्चा तेल जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, इन सब पर बातचीत करेंगे। लेकिन विरोध में रहेंगे शो में, और शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। ट्रंप टैरिफ और क्रूड की मार से बाजार बीमार, 94 के पार निकला कच्चा तेल। रुपए की कमजोरी ने भी बढ़ाया दबाव, निफ्टी 200 पॉइंट टूटकर 24,000 के नीचे। बैंक निफ्टी 800 पॉइंट्स के करीब टूटकर 57,000 के करीब आया, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक बने विलेन। मिड कैप स्मॉल कैप का हाल भी बेहाल, इंडिया विक्स भी उछलकर 13 के पार। एफएमसीजी ऑटो को छोड़ सभी सेक्टर लाल निशान में। रियल्टी शोरूम में सबसे ज्यादा बिकवाली, करीब 3% फिसला इंडेक्स। साथ ही सरकारी बैंक, आईटी और फाइनेंशियल इंडेक्स में भी करीब 1.5% की गिरावट। वहीं चुनिंदा ऑटो शोरूम में अच्छी खरीदारी, दमदार नतीजों के बाद बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स में खरीदारी कायम, दोनों बने हीरो ऑफ द डे। कमजोर कमेंट्री से टूटा बंधन बैंक, शेयर 16% टूटकर बना आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे। मैनेजमेंट के रिटर्न ऑन एसेट का लक्ष्य घटाने से सेंटिमेंट बिगड़े। सुबह सीएनबीसी आवाज ने कहा था होगी आज बड़ी गिरावट। निफ्टी के डर से अब तक मजबूत दिखा रहा फार्मा सेक्टर के भी सेंटिमेंट हुए खराब। निफ्टी फार्मा इंडेक्स करीब 1.5% फिसला। आज के बिग स्टॉक्स और फार्मा, जायरस लाइफ और ल्यूपिन में 3% ज्यादा की गिरावट। नेस्ले ने पहली तिमाही में पेश किया अनुमान से अच्छे नतीजे, रेवेन्यू 25% तो मुनाफा 48% बढ़ा। मार्जिन में भी दिखा सुधार, मैनेजमेंट की भी पॉजिटिव कमेंट्री। कहा कंज्यूमर डिमांड मजबूत, ग्रोथ आउटलुक अच्छा, शेयर 3% ऊपर। बिग स्टॉक्स और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। सीएनबीसी आवाज ने बाजार खुलने से पहले ही समझाया था कि आज क्यों गिरेगा स्टॉक। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को एयरलाइंस चलाने की मंजूरी मिले तो से इंडिगो की मोनोपोली को होगा खतरा। शेयर 3.5% नीचे। उधर चार्ट जीपीटी शेयर पीआई इंडस्ट्रीज 2.5% उछला। दमदार नतीजों से करीब 12% दौड़ा साइन डीएलएम। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा हुआ दुगना, लेकिन रिजल्ट के बाद इंडिया मार्ट, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और गैब्रियल में गिरावट। और नतीजों के लिहाज से कल बेहद अहम दिन। निफ्टी की 3 कंपनियां इन्फोसिस, इंडिगो और सिप्ला पेश करेंगी Q1 नंबर्स। 1.8% बढ़ सकता है इन्फोसिस का कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू, मार्जिन में भी हल्का सुधार संभव। साथ ही एम्फेसिस, सोना, बीएलडब्ल्यू समेत वायदा की 5 कंपनियां पेश करेंगी अपने तिमाही नतीजे। ओके, चलिए अब शुरुआत करते हैं। बीरू, आज सुबह हम बात कर रहे थे कि मार्केट में अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है और कोई सेक्टर नहीं है जो अब मार्केट को सपोर्ट कर सके, और कुछ क्रूशियल लेवल्स। और नॉर्मली अगर आप एक फेक ब्रेकआउट या फिर एक फेल्ड ब्रेकआउट अटेम्प्ट लेकर आते हैं, उसके बाद आप नॉर्मली रेंज की दूसरी साइड टेस्ट करते हैं। आज सुबह हम ये बात कह रहे थे, और बाजार के लिए आज काफ़ी ख़राब दिन है। अगर आप देखें निफ्टी, बैंक निफ्टी, आईटी, फार्मा, मतलब अक्रॉस द बोर्ड आज मार्केट में एक सेलिंग है। लेकिन सिर्फ इसलिए ख़राब दिन नहीं है, आज ख़राब दिन इसलिए भी है क्योंकि आज ब्रॉडर मार्केट में भी बड़ी गिरावट है। मिड कैप और स्मॉल कैप में आज अच्छी वाली पिटाई हुई है। 1% मिड कैप इंडेक्स नीचे है और करीब 1.5% स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे है। एडवांस डिक्लाइन देखिए, एडवांस डिक्लाइन आज के लिए डिक्लाइंस के फेवर में है। बैंक निफ्टी का इंटरडे चार्ट रखिएगा। आज सुबह जब हम कमेंट्री कर रहे थे तो हमने एक बात की थी कि 57,500 अगर टूटा तो तुरंत आपको 57,000 स्क्रीन पर दिखाई देगा, और वो पहले टिक में 57,500 टूटा और उसके बाद बस वन वे मार्केट गिरता गया। 57,400, 57,300, 57,200 और फिर 57,000 भी हमने
एक बार के लिए तो तोड़ भी दिया। और सुबह एक ये व्यू था हमारा कि अगर 57,500 टूटेगा तो एक शॉर्ट का व्यू भी लेंगे। अब 57,000 पर आखिरी बड़ा सपोर्ट है, होपफुली ये बचे, अगर ये नहीं बचा तो दिक्कत आएगी। निफ्टी भी अगर आप देखें इंट्राडे में 24,000 के नीचे आया, इनफैक्ट अभी भी 24,000 के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं, हम सेटल हो चुके हैं 24,000 के नीचे। और 2 दिन से हम 24,150 के करीब आ रहे थे, लेकिन आज मार्केट ने क्लियर कर दिया कि वो एक सिर्फ टेम्प्रेरी सपोर्ट था। और अगर यहाँ टिके तो वापस 23,800 तक फिसलने का एक रिस्क खुलेगा। कच्चे तेल में उबाल जो है वो मार्केट के लिए क्लियरली अब एक सबसे बड़ा रिस्क बनकर उभर रहा है, क्योंकि अब जो है ना, कहाँ हम 76 तक गिर गए थे, 70 भी आ गया था एक बार, कहाँ हम वापस 94 पर, और अब हम 100 के काफ़ी करीब हैं वापस। 100 आ गया स्क्रीन पर तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। और एक चीज़ जो अब सुबह हम बात कर रहे थे कि सारे बड़े सेक्टर्स ना मोर और लेस थक रहे हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट क्लियरली कहीं ना कहीं आना था और आज वो आया। लेट्स सी आखिरी का 1.5 घंटा आज क्या रहेगा फिर। अच्छा अनुज, ये रही आखिरी की 1.5 घंटे की बात। मैं शायद इस 1.5 घंटे में अगर क्रूड 95 पे रहता है, 94 पे रहता है, तो भी एक इस रणनीति को समझना चाहूँगा। हम एक कंसोलिडेशन के फेज में थे जिसका हायर एज था 24,400, जिसका लोअर एज था मेरे ख्याल से 24,100, 24,000। फाइनली आज बाजार ने जिस तरीके से प्रतिक्रिया दी है, और देना लाजमी भी था जिस प्रकार का क्रूड है अनुज, क्या इसे फाइनली एक ब्रेकडाउन माने कंसिडरिंग क्रूड? और दूसरी बात, निफ्टी पर रणनीति क्या रहेगी इस क्लोजिंग के लिए, और अगर यहीं पर क्लोज आता है तो रोड मैप क्या होगा निफ्टी का? बिल्कुल, तो देखिए ये इशू क्या है ना बीरू, ये बाजार ना एकदम थकाने वाला है। अब जैसे हमने आज सुबह आपको 3 महीने का निफ्टी का चार्ट दिखाया था, अगर आप वो चार्ट देखेंगे निफ्टी का 3 महीने का, तो ऑलमोस्ट एज इफ मार्च में बड़ी गिरावट आई, अप्रैल में एक अच्छी रिकवरी आई, और उसके बाद से मार्केट एक रेंज में फंस गया है। और उस रेंज से ऐसा भी नहीं कि मार्केट कोलैप्स कर रहा है इस मार्केट में, और आज की गिरावट को भी आप ठीक है 200 पॉइंट नीचे है, लेकिन ऐसा कोई बहुत ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से 1% भी नहीं है, हो पॉइंट्स में ज़्यादा लगता है हमको। तो ऐसा भी नहीं है कि ये मार्केट तेज़ी से टूट रहा है, चल नहीं रहा लेकिन टूट भी नहीं रहा है। तो एक ही रेंज है, उस रेंज के दोनों एंड्स को ना बार बार टेस्ट कर रहे हैं। पिछले फ्राइडे को लगा था कि वो रेंज तोड़ रहा है, 24,300 के ऊपर निकल गया था। उसके बुधवार को याद होगा आपको, जो वो इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी थी जिसमें हम 23,800 तक गए थे। उस 23,800 से 24,300 का सफ़र हमने पूरा किया। 24,300 से वापस अब आप 23,950 तक तो आ गए हैं, तो 23,800 में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं बचा है। तो वापस वो उसी कैंडल के हमने हाई टेस्ट किए और उसी कैंडल के अब हम लो टेस्ट कर रहे हैं। तो ये मार्केट बेसिकली एक उस तरीके से हो चुका है। और यहाँ से ना मेरा मानना ये है कि कच्चे तेल का रुकना थोड़ा ज़रूरी है। कच्चे तेल का रुकना थोड़ा ज़रूरी है, जब तक ये ना हो तब तक दिक्कत है। और अगर ऐसे ही रहा तो वापस 23,800 पे भी रुक जाए तो गनीमत होगी, वरना वापस 23,800 तक जाने का एक रिस्क रहेगा निफ्टी पर। और कुछ देर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी में दिक्कत सबसे ज़्यादा है। और अगर आप देखें HDFC बैंक जो है वो अब क्लियरली बाज़ार की सबसे कमज़ोर कड़ी बन चुका है। लगातार 3 दिन से अब यहाँ पर गिरावट है, और आई थिंक 52 वीक लो अब एक मैटर ऑफ व्हेन है एंड नॉट इफ़। आज इशू क्या है, आज ICICI बैंक भी नहीं चला। अब तक कम से कम ICICI बैंक तो चल रहा था, लेकिन आज वो भी गिर गया, तो थोड़ा सा उसका भी एक इम्पैक्ट है। और आज बंधन बैंक में एक्सीडेंट हुआ, आई थिंक ये एक और फैक्टर है जिसकी वजह से मार्केट ने थोड़ा सा एक नेगेटिविटी दिखाई, उससे भी सेंटीमेंट थोड़ा ख़राब हुआ। 16 साढ़े 16% बंधन बैंक गिरा। निफ्टी पर देखिए अब एक 23,850 23,950 का एक सपोर्ट जोन है, लेकिन अगर कल आप सुबह इशू एक और क्या है, रात को पोजीशन घर लेकर जाए कौन लॉन्ग पोजीशन, क्योंकि जिस तरीके से कच्चा तेल बढ़ रहा है, हु नोस अगले दिन फिर 200 पॉइंट का गैप डाउन हो जाए तो। और आज हमारे लिए ग्लोबल क्यूज खराब नहीं थे, हमारे लिए तो ग्लोबल क्यूज ठीक ठाक ही थे, लेकिन फिर भी हम गिरे हैं आज। तो क्लियरली हम अब क्रूड पर फैक्टर कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। रेजिस्टेंस रहेगी 24,150 से 24,200। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है वीरू, बैंक निफ्टी पर सपोर्ट रहेगा आपका 56,800 से 57,000 का, और उसके बाद 57,500 से 57,800। लेकिन आज काफ़ी क्रूशल लेवल्स तोड़े हैं हमने। एक दो चीज़ें और डिस्कस करना चाहूँगा अप फ्रंट। कच्चा तेल एक बार वापस रखिएगा, क्योंकि ब्रेंट जो है ना अब 94 ऑलमोस्ट क्रॉस करने जा रहा है। इंटरडे में तो हमने 94 भी क्रॉस किया था। और डॉलर रुपये रखिएगा एक बार। क्यों ऐसा हो रहा है कि डॉलर रुपये पर इतना प्रेशर आ रहा है? देखिए आज भी 96.52 हमारा ऑल टाइम लो 96.96 का है। तो ये एक ना मैक्रो ट्रिगर करता है हमारी मार्केट में। कच्चा तेल मजबूत हो, रुपया कमज़ोर हो, सेंटीमेंट ख़राब होता है उससे। एक्चुअली अगर आप देखेंगे इवन वो जो रैली हुई थी, उस रैली में भी करेंसी मार्केट सिंक में नहीं थी। और एक साल में 12% की डिप्रिसिएशन करेंसी में
मतलब ये तो ऑलमोस्ट डिवैल्यूएशन जैसा हो गया। इतना तो डिवैल्यूएशन होता है, जिस तरीके का डिप्रिसिएशन 12 महीने में आया है, 86 वाला डॉलर रुपी 97 के करीब आप आ गए हैं, तो ये एक फैक्टर है। अच्छा, नॉर्मली ऐसे में क्या होता है, ऐसे में एटलीस्ट आईटी अच्छा करता है, और आईटी पिछले 3-4 दिन से अच्छा कर भी रहा था। अब आईटी देखिए आप, आईटी आज कोलैप्स हो गया। क्यों? कल से इनफैक्ट कोलैप्स होना शुरू हुआ। कल हमने सुबह से एक व्यू लिया था कि अब आईटी की रैली पे भी रिस्क आ रहा है, क्योंकि वो कॉस्पी की रैली, वो चिप शेयरों की रैली, वो वापस लौट के आ गई है। इस बीच में एटलीस्ट कम से कम एक फार्मा बचा हुआ था, वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वो टैरिफ लगा दिया, तो आज फार्मा पे भी गिरावट आ गई। तो अब इश्यू ये है कि जाएं तो जाएं कहाँ इस मार्केट में, अनलेस आपको शॉर्ट करना आता है। देखिए, अगर आपको शॉर्ट करना आता है तो ये मार्केट ब्यूटीफुल है फिर। और मार्केट में दोनों तरह के लोग होते हैं, लॉन्ग करने वाले भी होते हैं, शॉर्ट करने वाले भी होते हैं। अगर आप शॉर्ट करके पैसा बना सकते हैं, सबके लिए पॉसिबल नहीं है वो। एक ह्यूमन माइंड जो होता है वो वैसे भी ज़्यादातर लोग बाय नेचर स्टॉक मार्केट में खरीद कर ही पैसा बनाते हैं, नहीं खरीदेंगे पहले बाद में बेचेंगे। लेकिन अगर आपको शॉर्ट करना आता है और आप कर पाए हैं तो अलग बात है, वरना अदरवाइज मार्केट काफ़ी टफ रही है वीरू। चलिए, स्टॉक स्पेसिफिक क्या मूव्स रहे आज बताइए। अनुज, जैसे आपने शब्द का इस्तेमाल किया ना, बचा कुछ नहीं है, मुझे वो सीन याद आ गया क्राइम मास्टर गोगा का, है ना। आया हूँ तो कुछ ना कुछ तो लेके जाऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, है ना। वो आपकी और मेरी फेवरेट मूवी। खैर, मैं आता हूँ स्टॉक्स पे। पहला स्टॉक जो रखूँगा आपकी स्क्रीन पे, दैट्स ओरेकल फाइनेंशियल्स। थोड़ा सा शॉर्ट के लिहाज से नहीं, बट जैसे कि अनुज ने समझाया अभी, दैट एआई रैली वो फिर रिज्यूम कर रही है। उसके बाद फर्स्ट टाइम ये स्टॉक 20 डिमा तोड़ रहा है, और ये बड़ी ड्यूरेशन के बाद, 23 जून के बाद। तो प्लीज़ मैनेज योर एसेट्स, थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। और शॉर्टिंग काफ़ी इस स्टॉक में हुई है। तो पहले हुआ लॉन्ग अनवाइंडिंग, उसके बाद शॉर्टिंग इस काउंटर में। और ओरेकल फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पे 11,400 शेयर जुड़े हैं। वाइल्ड स्टॉक है, 11,000 रुपये का शेयर है, और 1400 शेयर, 11,400 शेयर जो है वो बड़े होते हैं। फिर आप लेके आइए एक स्टॉक और जो कोलैप्स हो रहा है, वो है आरबीएल बैंक। बैंकिंग में जिसमें मेजर लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं, आरबीएल बैंक फर्स्ट टाइम पोस्ट मई 20 अपने बड़े एवरेज को 50 डिमा को तोड़ रहा है। और साथ ही साथ 9 जून के बाद ये अपने पूरी की पूरी रेंज जो है ये वायलेट करता हुआ। तो एक आरबीएल बैंक काफ़ी ख़राब है। और एक और देखा ये स्टॉक जो कि इस वक्त कोलैप्स होता हुआ, दैट्स रियल स्टेट स्पेस। रियल स्टेट में डीएलएफ में अनवाइंडिंग सबसे पहले शुरू हुई थी, दबाव शुरू हुआ था। इट्स नाउ 645.80। तो ये कुछ काउंटर्स है जिन पर आप नज़र रखिएगा। थोड़ा दबाव की स्थिति यहाँ पे अभी बाकी हुई है, बनी हुई है। मैं लॉन्ग का एक भी स्टॉक नहीं लूँगा, बट मोर और लेस याद रखिएगा एफएमसीजी इज डूइंग वेल, मोस्ट स्पेशली आफ्टर नेस्ले's नंबर। पर अनुज, मैं बात करूँगा अब क्रूड की, है ना। देखिए क्रूड अनुज अभी कुछ दिनों पहले 72 था, फिर 75, फिर 78, 88 तक गया, मतलब 85 था। स्टिल बाजार एक रिकवरी देता था इंट्राडे में। सोचता था कि शायद ये इक्का दुक्का दिन की बात है, और ये वॉर शायद छुटपुट घटनाओं के बाद जो है वो अब ऑलमोस्ट अंतिम पड़ाव में है। लेकिन अनुज, ये 95 का क्रूड वास्तविकता क्या दिखा रहा है, और ऐसे में हम बैंक्स पे व्यू क्या रखें? क्योंकि बैंक्स पहले भी थक रहे थे, जैसे कि सुबह भी आपने कहा था, बैंक्स पे, एनबीएफसीज पे, रेट सेंसिटिव्स पे, इस मद्देनजर अब व्यू क्या होना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, और बहुत ही शानदार। इसमें ना मैं एक फैक्टर और ऐड करना चाहूँगा आपको वीरू। अगर डॉक्टर साहब वो डेटा दिखा सकें, जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है, एक बार वो रखिएगा ज़रा, भारत के बाज़ार की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ध्यान रखिएगा। हाँ, ये देखिए, ये 6.8% पर आ चुकी है 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। अब एक सवाल ये उठता है कि क्या बैंकों के नंबर इतने ख़राब थे कि बैंक्स गिरे? बंधन के नंबर ख़राब नहीं थे। देखिए, बंधन क्यों गिरा, आज सुबह हमने जो बात की थी कि बंधन आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे होगा। बैकवर्ड लुकिंग नंबर ख़राब नहीं है। अगर आप देखेंगे बाकी बैंकों के भी बैकवर्ड लुकिंग नंबर ख़राब नहीं है, लेकिन आगे के नंबर्स को देखते हुए मार्केट को रिस्क लग रहा है कि इनकी क्रेडिट कॉस्ट पर काफ़ी प्रेशर आने वाला है। और क्रेडिट कॉस्ट पर काफ़ी प्रेशर आने वाला है, इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर काफ़ी प्रेशर आने वाला है। और अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर काफ़ी प्रेशर आएगा तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर अगर प्रेशर आएगा तो उसका ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट जो है वो इनकी अर्निंग्स पर आएगा। इसके लिए अगर आप देखें, चलिए बंधन तो अलग हो गया, बाकी बैंक्स दिखाइए। आप एचडीएफसी बैंक देखिए, आप आईसीआईसीआई बैंक देखिए। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक के नंबर से तो कोई कंप्लेन नहीं थी किसी को। आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक क्यों नहीं चल रहा है? आप अगर देखें 2 दिन से भी ये स्टॉक जो है रोज़ 1460 पे खुलता है, रोज़ 1440 पे आ जाता है। ये भी नहीं टिक रहा है ना। इसके तो नंबर अच्छे थे, ये अच्छे नंबरों के बावजूद क्यों नहीं रैली कर पा रहा है? क्योंकि मार्केट को फ्यूचर के अर्निंग्स का रिस्क है। आप एसबीआई देखिए, एसबीआई में खैर अब एक अलग फैक्टर भी है। एसबीआई का स्टॉक देखिए आप, किस तरीके से नीचे आया है ये, करीब करीब वो पूरी रैली थी पीएनबी के नंबर्स के बाद की,
वो पूरी की पूरी आज गायब हो गई यहाँ पर। एसबीआई में एक और रिस्क क्या है, वो एसबीआई फंड्स की जो लिस्टिंग हुई है, जो कि मैं वैसे एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि वो कोई बहुत अच्छा आईपीओ नहीं था, एक उसका भी इम्पैक्ट आया। एसबीआई फंड्स भी रखिएगा, वो भी करीब 3-3.5% आज फिर नीचे। कल लिस्टिंग उतनी अच्छी नहीं हुई जितनी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, आज और 3% नीचे है। खैर वो अलग फैक्टर है, लेकिन जो तेल, डॉलर रुपी, बॉन्ड यील्ड, ये वापस आपको डेजा वो की याद करा रहा है। वो ये आपको वही मार्च वाले दिन याद करा रहा है। ये सब मार्च में होता था जब हम बात करते थे, रोज सुबह उठते थे, कच्चा तेल यहाँ होता था, डॉलर रुपये पे प्रेशर होता था, बॉन्ड यील्ड पे प्रेशर होता था और पिटाई हो जाती थी हमारी स्टॉक्स की। अब ये एक मोर और लेस जो है ना, आप सॉर्ट ऑफ वहीं पर आ गए, ये शायद उसका एक इम्पैक्ट है। ये बात होगी बैंक्स पे, रेट सेंसिटिव्स पर। अच्छा अनुज, हमारे पास 2 हाइडिंग पॉकेट्स थी। फार्मा, वो भी ट्रम्प साहब ने पकड़ ही लिया है। आईटी जो एक टेक्टिकल प्ले था, कुछ अर्निंग्स अच्छी थी अनुज, और मिड कैप आईटी पहले ही अगर आप देखिए हमारा ठीक ठाक कर रहा था। बट ये एआई रैली जब फिर से रिज्यूम हो रही है, कॉस्पी, निक्केई और ताइवान का इंडेक्स, और साथ ही साथ अगर आप नेस्डेक अगर मोमेंटम पकड़ गए, तो अल्टीमेटली मेरा प्रश्न 2 बास्केट्स पे है। क्या आपके पास आज के बाद बहुत कम हायरिंग पॉकेट्स हैं क्या, एंड मोर स्पेशली द टेक ऑन निफ्टी आईटी? देखिए, निफ्टी आईटी में ना मार्केट को एक रिस्क लग रहा है। अगर आप इसका 6 महीने का चार्ट रखेंगे, एग्जैक्टली वही तो रिपीट नहीं हो रहा है जो पहले भी होता आया। देखिए 2 रैली हुई थी पहले निफ्टी आईटी में, और अगर आप एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो पिछली दोनों बार ऑलमोस्ट यहीं से आके वो रैली बेंड हुई थी। आई थिंक मेन फैक्टर ये है जो आपने बोला, चिप। और ये इस बार जो आईटी की रैली आई थी वो इसलिए आई थी क्योंकि एआई ट्रेड का रिवर्सल प्ले आउट हो रहा था। वो शायद अब वापस एक मार्केट को सेंस बन रही है कि नहीं, वापस पैसा जो है वो उन सब चिप स्टॉक्स वगैरह में जा रहा है। एक और रीज़न है, मुझे लग रहा है मार्केट थोड़ा ना इन्फोसिस के नंबर से पहले नर्वस है, क्योंकि इन्फोसिस इस बार काफ़ी लेट नंबर्स लेकर आ रहा है और कल शाम को इन्फोसिस के नंबर्स आएंगे। स्क्रीन बता रही है मुझे, देखिए वीरू, स्क्रीन बता रही है मुझे कि मार्केट को डर है कि इन्फोसिस में वापस कहीं 52 वीक लो ना लग जाए। इसका 52 वीक लो 980 समथिंग था, 982 था, वहाँ से फिर 982 था। अभी हमने 1 जुलाई को ही लगाया था, वहाँ से एक रैली हुई थी अच्छी खासी। कल मैं एक सुन रहा था, जय बाला को भी सुन रहा था, उन्होंने भी बात कही थी कि एक लास्ट वाला शायद बड़ी डिक्लाइन आईटी में, बाकी मार्केट को एक शायद उस चीज़ का रिस्क लग रहा है। वरना आज आईटी के पास ट्रिगर्स था एक्चुअली चलने के लिए। डॉलर रुपये वीक हुआ था और कच्चा तेल ऊपर आया, ये नॉर्मली एल्गो पॉजिटिव होता है, लेकिन आज नहीं चला क्योंकि ये मार्केट को वापस ये थोड़ा सा एक डर लग रहा है। चलिए एक काम करते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आज के फिसड्डी स्टॉक्स और रफ्तार के घोड़े डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिसड्डी स्टॉक्स में सबसे पहले बंधन बैंक, और क्लियरली देखिए गाइडेंस कट करने का एक इम्पैक्ट। नंबर्स ठीक ठाक थे लेकिन गाइडेंस में कटौती हुई, अच्छी खासी कटौती हुई आरओए में। इसके बाद एक्सीडेंट ऑफ द डे बना, और सुबह सिर्फ सीएनबीसी आवाज़ ने, ये बात मैं आई थिंक पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, सिर्फ हमने कहा था कि आज इसमें बहुत बड़ी गिरावट आएगी, एक्सीडेंट होगा, और कोई घुमा फिरा के नहीं कि मिक्स्ड है, ये ऐसे नहीं, सिंपल है कि आज यहाँ पर एक्सीडेंट होगा बंधन बैंक में। लुपिन अगेन, मैं आज 1-2 ब्रोकरेज की कमेंट्री पढ़ रहा था, 1-2 लोगों ने मुझे मैसेज भेजे थे कि ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। मुझे ना कई बार हैरानी होती है, हमारा भी फार्मा बहुत फेवरेट सेक्टर है वीरू, आपको पता है, हमने तो लुपिन ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक्स में से एक है। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि अगर कोई न्यूज़ आए आप उसको एनालाइज ना करें और आप उसकी जो वो सैंक्टिटी है उसको ना माने। फैक्ट ये है कि एक बार के लिए तो स्टॉक गिरेंगे, अब वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी या नहीं होगी वो मार्केट बताएगा, लेकिन एक बार के लिए स्टॉक को गिरना था। जो जेनेरिक फेसिंग स्टॉक्स हैं उनको इसमें कोई वो डाउट ही नहीं है, क्योंकि एक कंपनीज को अब 2 साल बाद ट्रम्प रहेंगे या नहीं रहेंगे, कितना होगा टैरिफ, वो बात की बात है। एक बार तो अनसर्टेनिटी आ गई ना यहाँ पर, तो हमने सुबह बात की थी कि ये स्टॉक्स गिरेंगे। एम्फेसिस अगर आप देखें 2 दिनों से हमने आईटी पर थोड़ा सा एक नेगेटिव व्यू लिया है, क्योंकि एक सेंस बन रही है कि आईटी में फिर से गिरावट होने के संकेत हैं, इस वजह से यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट आई। और एक और है फिसड्डी स्टॉक्स में इंटरग्लोब एविएशन भी रखिएगा। और अगेन आज सुबह हमने इसको बिग स्टॉक में रेड में लिया था और रीज़न बताया था कि क्यों आज ये गिरेगा स्टॉक। अगर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट सही है, और बहुत बड़ा अगर वो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट सही निकली तो कंपनी की मोनोपोली पे खतरा आएगा। अगर एक आगे जाकर सपोज करिए अदानी जैसा प्लेयर को अगर आप एयरलाइन में एंट्री मिल जाए तो बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। तो ये एक और स्टॉक है जो आज फिसड्डी स्टॉक है। वैसे एक्चुअली टेक्निकली मुझे आज एक और फिसड्डी रखना चाहिए था, एसबीआई फंड, वो भी दिखा दीजिएगा स्टॉक, वो भी आज काफ़ी सुस्त है। कल लिस्टिंग पहली ख़राब हुई और आज फिर ये स्टॉक जो है करीब अब 3-3.5% नीचे है। रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स में
ऑब्वियसली बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर। और देखिए नंबर्स अच्छे आते हैं ना, मार्केट उसके बाद रिवॉर्ड करता। कल मार्केट आस में आए थे दोनों के नंबर्स, उसके बावजूद कल स्टॉक चले और आज स्टॉक्स फिर चले। टीवीएस ऊपर से थोड़ा कूल ऑफ जरूर हुआ, लेकिन फिर भी दोनों में शानदार मूव्स आए। पॉलीकैब हम 2 दिन से स्पॉटिंग कर रहे हैं पॉलीकैब की, हालांकि ट्रेड से बचते आए क्योंकि वॉलेटाइल काफ़ी है, लेकिन एक सेंस बन रही है कि वो जो ब्लॉक डील का रिस्क है ना, वो शायद कम हुआ है यहाँ पर या खत्म हुआ है। इस वजह से पॉलीकैब वीक मार्केट में भी अच्छा कर रहा है। और M&M फाइनेंस एक और स्टॉक है जहाँ पर आज नतीजों के बाद दूसरे दिन भी तूफानी तेज़ी है और 2 दिनों में ये स्टॉक करीब करीब 16% दौड़ लगा चुका है। जी हाँ, M&M फाइनेंस का स्टॉक। तो ये हो गए आज के हमारे स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स। चलिए वीरो, कार्यक्रम क्रम समझ लेते हैं, उसके बाद शुरुआत करेंगे आज की ट्रेड। बिल्कुल बिल्कुल अनुज, हमारे साथ जो आज टेक्निकल पैनल मौजूद होगा उसमें प्रकाश कावाजी होंगे और अरुण कुमार मंत्री, राजेश सतपुते, चंदन थापड़िया मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से, और विकास सालुके और आशीष ख्याल। ये पाँच इनफेक्ट टेक्निकल गेस्ट होंगे। और उसके बाद हमारे साथ गौरांग शाह होंगे आज फंडामेंटलों पर बातचीत करने के लिए, उनसे करेंगे बातचीत। और ये पैनल था। क्रम इस प्रकार है जनाब कि आशीष से बात करेंगे आज एक्सीडेंट ऑफ द डे, बंधन क्यों बनाई। अगर आप देखें आज एक्सीडेंट ऑफ द डे और क्या कहाँ आखिर, जैसे कि अभी बात हो रही थी ना कि बैकवर्ड नंबर्स, जिस क्वार्टर के नंबर्स रिपोर्ट हुए उसमें दिक्कत नहीं थी, लेकिन भविष्य के लिए उन्होंने क्या कहा आगे क्वार्टर्स के लिए, जिसके बाद काउंटर सिंक हुआ। नुपुर एनालिस्ट के नंबर पर बात करेंगे, टॉप कॉल्स आएंगे, उसके बाद फिर कैश कॉल्स, मतलब कंचन से हम फार्मा टैरिफ पे बात करेंगे। आखिर ट्रंप साहब ने इस बार कैसे फार्मा स्पेस को अपने इस टैरिफ, अगर आप देखें जो उनकी जो वॉर है ना, उसमें एक नया टारगेट है फार्मा। और उसके बाद धमाकेदार ऑप्शन ट्रेड, दिवाली से बातचीत करेंगे बजाज ऑटो टीवीएस के नंबर्स की बारीकियों पर। साथ ही साथ हम उसके बाद ऑप्शन ट्रेड्स पिक करेंगे चंदन जी से। अगर आप देखें तो आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे एफएनएस सुपरस्टार जय सतपुते, 4 के जमत का आशीष ख्याल, मिड कैप फंड गौरांग शाह जी से। आशीष से बात करेंगे नंबर्स पे, इन्फोसिस बड़ा नंबर है ना, और इस बार बहुत अंत में ये नंबर आ रहे हैं, तो नंबर सेंस करने की कोशिश करेंगे। आशीष से बात करेंगे इंडिगो पर, और नुपुर से सिप्ला के नंबर्स को लेकर बातचीत करेंगे। बिग मार्केट वॉइसेस की घड़ी में हमारे साथ होंगे फिरोज अजीज आनराठी वेल्स से, उसके बाद चेक, बीटीसी ट्रेड्स और कल की रणनीति। अनुज, चलिए हमारा पैनल तैयार है, ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गावा सर बताइए इस समय की आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। मुझे लगता है इस वक्त होना चाहिए ध्यान कंज्यूमर एफएमसीजी में, वह स्टॉक का नाम रहेगा HUL। HUL ट्रेड का 2153। रीजन HUL चुनने का यह है कि इसमें काफी अच्छा बेस बना है, ट्रेड कल तक स्पिल हो सकता है। स्टॉप लगेंगे 2140, करीब 13 रुपए का स्टॉप है। टारगेट रहेगा 2180 का। पॉसिबल कल तक स्प्रेड ट्रेड बन सकता है HUL। HUL 2154 पे आप करा देखें तो एक लॉन्ग ट्रेड। अरुण, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून टू द पैनल। वीरेन जी, बॉश लिमिटेड में खरीदारी की सलाह रहेगी। लगभग 4-5 दिन के अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक रिवर्सल में ब्रेकआउट क्लियर नजर आ रहा है, तो बॉश को एज ए पोजिशनल ट्रेड बाय करके चल सकते हैं। 41,500 के आसपास बाय करें। 41,020 का स्टॉप लॉस रहेगा। 42,250 तक के टारगेट मुझे लग रहा है बॉश में आने चाहिए। एक अच्छा रिवर्सल है, मुझे लग रहा है 42,200 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं, तो करंट लेवल पे बाय करें। 41,020 का स्टॉप लॉस है। ओके चलिए, तो ये हो गई बॉश पर अरुण जी की ट्रेड। राजेश जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड राजेश जी। गुड आफ्टरनून जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी देखिए, नजर है JSW एनर्जी के चार्ट के ऊपर। मुझे लगता है कि आज यहाँ पे जिस तरह से स्ट्रेंथ दिख रही है, प्योर मोमेंटम प्ले फॉर द डे। दैट विल बी टारगेट होगा करीबन 585 टू 590 का। 570 करंट मार्केट प्राइस है। स्टॉप लॉस रखना है 563 का, तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करें JSW एनर्जी। ओके, JSW एनर्जी आपका बाय कॉल है। आशीष जी, आपका ट्रेड इस वक्त का, आशीष ख्याल जी। देखिए, यूनाइटेड ब्रूवरीज ये बहुत समय से कंसोलिडेट कर रहा था और कल के दिन में अच्छी छलांग लगाई। आज कल के हाई को भी निकाल दिया है। बहुत टाइम के बाद में वीकली कैंडल भी पॉजिटिव होते हुए नजर आ रही है, तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। ऊपर में जो टारगेट है वो 1510 के, स्टॉप लॉस 1390 का लगाना होगा। ओके, UBL विकास सालुंके जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून जी। देखो, ओवरऑल मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बढ़ते हुए देखने मिला, तो उसमें मुझे लगता है पेटीएम एक अच्छा रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका है। 1400 से ऑलमोस्ट 1270 तक का एक लो अभी इंट्राडे में बना चुका है, तो मुझे लगता है यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। एक अच्छा बेस यहाँ पे बनते हुए देखने मिलेगा। 1250 1240 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन इस काउंटर में देखने मिल रहे, तो 1240 के स्टॉप लॉस से पेटीएम को बाय करना है। 1370 के आसपास की एक ऊपर की रेंज मुझे लगता है वापस
आते हुए देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे लोअर साइड में जो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है पेटीएम में, तो 1240 के स्टॉप लॉस है, 1370 के टारगेट के लिए। ओके, पेटीएम पे अगर आप देखें तो आपका कॉल है यहाँ पर। ट्रेड्स, टेक्निकल ट्रेड्स पूरे हो गए और इट्स बाय ऑन पेटीएम। 1370 का यहाँ पे लक्ष्य है, 1240 का स्टॉप लॉस। गौरांग जी नमस्कार, प्रणाम, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बताइए इस वक्त की आपकी कॉल क्या रहेगी? प्रेशर है मार्केट्स पे, बट लोअर ट्रेजेक्टरीज में आपको शॉपिंग करने का मौका मिल रहा है, क्या पिक कर रहे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, आपका मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को और मंच पर उपस्थित और आप सभी को महान भाव को सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। आपदा में अवसर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और अभी कार्यक्रम की शुरुआत में जैसे आप और अनुज भाई वार्तालाप कर रहे थे नतीजों को लेकर के इस नए वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही को, वो विकल्प बताने से पहले वीरेंद्र एक डिस्क्लोजर देना चाहेंगे कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष आज दोपहर इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए है। इसमें हमारी कंपनी जियोजो तथा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव। लेकिन इस स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो एक सकारात्मक आंकड़े ऑटो क्षेत्र में से 2 पहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों के हमने देखे, बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स। टीवीएस मोटर्स पर हमने पहले भी चर्चा की है, मेरे ख्याल से अनुज भाई के साथ हमने लगातार चर्चा की है टीवीएस मोटर्स को लेकर के। और सकारात्मक रुझान सबसे पहले अगर छवि जो दिखाई देती है वो 2 पहिया और 3 पहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों में। तो नतीजों के पश्चात एक बेहतरीन आंकड़े आए हैं, खरीदारी की राय है, अनिश्चितता का वातावरण है परिस्थिति को लेकर के और खबरों को लेकर के। तो इस तरह से शुरुआत कीजिए आप खरीदारी करने के लिए और गिरावट पर जुड़ते जाएं। मेरे ख्याल से री रेटिंग की अगर आप बात करते हैं तो एक अनुमानित लक्ष्यांक आपके सामने रखना चाहूंगा वीरेंद्र, वो है करीबन 4500 के आसपास का। ओके, चलिए, तो ये हो गई आपके लिए टीवीएस मोटर। मीनवाइल डिक्सन रखिएगा एक बार जरा। डिक्सन टेक में कल एक बड़ा रिवर्सल आया था, आज सुबह शुरुआत भले ही पॉजिटिव हुई लेकिन सेंस बन रही थी कि वो कल का बार काफ़ी नेगेटिव बना था और 2 दिनों में अब अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है। यहाँ करीब 4.5-5% की गिरावट यहाँ पर इस समय डिक्सन में आपको आती हुई दिखाई देगी। माइनस नहीं है आज, वैसे कल मैंने ये व्यू लिया था कि ट्रेंड रिवर्सल के साइन हैं यहाँ पर। अरुण जी आप देखिए एक बार डिक्सन का चार्ट, ये 2 दिनों की गिरावट जो एक बड़ा ट्रेंड था, क्या वो रिवर्स हुआ यहाँ पर? बिल्कुल अनुसार ओवरऑल रिवर्सल जरूर देखने को मिल रहा है, पर ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। छोटा करेक्शन और यहाँ से देखने को मिल सकता है, लगभग 13,400 13,300 तक के लेवल आ सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, जब तक स्टॉक 13,200 13,300 के ऊपर है मुझे लग रहा है वहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जहां तक 1 से 2 दिन की बात है, छोटा करेक्शन आ सकता है 13,400 13,300 तक। शॉर्ट करने की सलाह इसीलिए नहीं है क्योंकि प्राइमरी ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी, अगर 13,400 13,300 के पास मिलता है तो वहां पे एक अच्छा एंट्री जोन स्टॉक में देखने को मिलेगा। यहाँ पे डिक्सन पे अगर आप देखें ये बात हुई। यहाँ पर और कुछ काउंटर्स जो कि पोस्ट नंबर्स अच्छा कर रहे हैं, बजाज ऑटो 10,968, टीवीएस पे मोटर्स पर काफ़ी हद तक बात हुई है। एक बार लेके आइए आप जरा प्लीज़ टाटा कंज्यूमर। आज एफएमसीजी बास्केट में अच्छा मूव है, लुक एट नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, मैरिको। इवन अगर आप यूएसएल लेके आए क्लोज टू एन एज 1398.80। आशीष आपका टेक क्या होगा? आई मीन बहुत क्लोज 1400 के और यहाँ पे एक फ्लैग फॉर्मेशन भी स्क्रीन पर है। आपका टेक कैसे अप्रोच करना है आप यूएसएल को? लिखा स्पेस में मूव आ रहे हैं, सुबह रेडी को खैतान स्ट्रॉन्ग था, यूबीएल की बात हुई अभी, यूएसएल पे आपका टेक क्या है? बिल्कुल, देखिए पॉजिटिव है। यूपीएल पे मैंने अभी जस्ट कॉल पे दिया। यूनाइटेड स्पिरिट्स पे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये स्टॉक ने लो लगाया है 1350 का, जो 17 जुलाई को लगा। वहां से एक अच्छा रुझान वापस से रिवर्सल कैंडल बनाया है इसने, तो पॉजिटिव अटेम्प्ट यहाँ से कर सकता है और अपसाइड ब्रेकआउट देना चाहिए क्योंकि ये डबल बॉटम का पैटर्न बना है। नेकलाइन इसका 1430 पे, गुंजाइश है ब्रेकआउट आएगा और ऊपर में टारगेट 1500 के देखे जा सकते हैं। स्टॉप लॉस जो लगाना होगा आपको यहाँ पे 1350 का लगाना होगा, थोड़े पोजिशनल पर्सपेक्टिव से। इनफैक्ट यूनाइटेड स्पिरिट्स अगर आप देखें थोड़ा 1437 से स्टॉक करेक्ट हुआ था। आज नंबर्स आने हैं इसके पहले आज सुबह थोड़ी सी अनसर्टेनिटी थी, लेकिन अब अगर आप देखें तो थोड़ा सा एक ट्रैक्शन आ रहा है। थोड़ा मार्केट को एक होप भी है कि शायद कुछ स्पेशल डिविडेंड वगैरह अनाउंस हो, क्योंकि याद होगा आपको आरसीबी में स्टेक बेचा था इन्होंने, अच्छा खासा पैसा आया होगा उसका, तो उससे क्या कोई स्पेशल डिविडेंड अनाउंस हो सकता है।
ये भी मार्केट की एक होप रहेगी, लेकिन यहाँ पर अच्छे मूव्स बनते हुए इस समय। लेकिन आज का एक्सीडेंट रिविजिट करते हैं उसे वापस। बंधन बैंक लेकर आइए एक बार ज़रा। और आज तो बंधन टूट गया यहाँ पर। और सुबह हमने बात की थी कि आज एक्सीडेंट ऑफ द डे होगा, और अभी तक तो रिकवरी के कोई साइन नहीं है। एक बार आशीष बार चलते हैं वापस और जानते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या जो स्टॉक इतना नीचे है आज। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून सर। और बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। सुबह 8 बजे ही सटीक एनालिसिस के साथ आपको बता दिया था कि नतीजे इसके साइड में रख दीजिए, फोकस करिए सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस के ऊपर, और मार्केट ने देखिए बिल्कुल वैसा ही किया। अब पूरा दिन बीत गया, शुरुआत 10% की गिरावट के साथ हुई, उसके बाद लगातार कट देखने को मिले। मैनेजमेंट टीवी पर आ गया, इंटरव्यूज़ हो गए, लेकिन इसके बाद भी आप देखें तो नो साइंस ऑफ रिकवरी, बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन पहले एक बार के लिए आपको नतीजे बता देता हूँ। अगर आप मुनाफा देखें तो यहाँ पर 35% की बढ़त है। नेट इंटरेस्ट इनकम 6% बढ़ी। असेट क्वालिटी में भी देखें तो सुधार देखने को मिला। निम्स की बात करें तो थोड़ी सी स्थिरता यहाँ पर नजर आई, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है 6.2% पर बरकरार आपको देखने को मिले। और बाकी आप जैसे एडवांसेज हैं, डिपॉजिट है, इसको तो मार्केट बिल्कुल फैक्टर अभी फिलहाल के लिए करेगा ही नहीं। और साथ में आप देखें तो यहाँ पर आरओएज हैं और आरओईज हैं, स्लिपेजेस हैं। हालांकि ये आंकड़ा स्लिपेजेस वाला मार्केट को इतना पसंद ही नहीं आया, लेकिन सबसे बड़ी बात, बड़ा टेक अवे कि जिसके चलते स्टॉक में बड़ी भयंकर गिरावट आ रही है। सारे बंधन टूट चुके हैं। उसका कारण ये है कि जो गाइडेंस है आरओएज की, वो यहाँ पर घटा दी गई है। और इसके पीछे वो कह रहे हैं कि जो ऊंची फंडिंग कॉस्ट है, टेक कॉस्ट है, इससे मार्जिन पर दबाव होगा। और जब मार्जिन पर दबाव है तो स्वाभाविक है कि आपके जो आरओएज हैं उसमें गिरावट देखने को मिलेगी। तो पहले आप देखें तो 1.6 1.8% के आरओएज की गाइडेंस दी जा रही थी, और अब मैनेजमेंट कह रहा है कि 1% से लेकर 1.4% तक की रेंज में आपको आरओएज देखने को मिल सकते हैं। और ये मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आया। बड़ी गिरावट के साथ शुरुआत हुई, लगातार दिन के निचले स्तर पर फिलहाल बंधन बैंक। बिल्कुल, गाइडेंस कट का इम्पैक्ट है, ध्यान रखिएगा। नंबर्स में वैसे कोई कंप्लेन नहीं थी, नंबर्स तो ठीक ठाक थे, नंबर्स तो सभी के ठीक ठाक आए हैं। इशू क्या है कि आगे क्रेडिट कॉस्ट, आरओए, इन सब पर इम्पैक्ट। गौरांग जी, 173 पर खरीदेंगे क्या बंधन बैंक? बहुत ही मुश्किल सवाल पूछा है आपने अनुज भाई। खरीदारी की तो राय है, लेकिन एक चीज बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये जो बंधन बैंक की कभी कभी नतीजे अच्छे आते हैं और कभी टिप्पणियों को लेकर के इतनी बुरी परिस्थिति हो जाती है कि हम जैसे लोग भी थोड़ा बहुत आत्मचिंतन करने लगते हैं। हाँ, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले तिमाहियों में थोड़ा बहुत सुधार हो, और जो टिप्पणियां मैनेजमेंट ने करी हैं वो थोड़ी बहुत यहाँ से दुरुस्त हो कारोबार को लेकर के। खरीदारी की राय है। हाँ, आपने अगर ऊपरी स्तर पर लिया हुआ है अनुज भाई, आपके पास निवेश लायक पूंजी और लंबी अवधि का नजरिया है, तो आप यहाँ पर एवरेज भी कर सकते हैं। और अगर नया निवेश करना है तो मैं वही कहूंगा, थोड़ा बहुत निवेश करें, पूरी ताकत लगा करके इस स्तर पर निवेश मत कीजिए। हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिनों में थोड़ा बहुत और नीचे की तरफ के दायरे देखने मिले, तब जा करके और जोड़ सकते हैं आप। ओके, ये बंधन बैंक पे एक ठीक था फंडामेंटल व्यू। अच्छा, कुछ काउंटर्स जहाँ पे रैली के कोलैप्स होने का खतरा है, जिन्होंने थोड़ा सा, अगर आप देखें, वो बकिंग द ट्रेंड, वो जो ट्रेंड डाउन ट्रेंड था इंडस्ट्रीज का, उसको थोड़ा सा दरकिनार करके आगे बढ़ रहे थे। उसमें एक स्टॉक मिल गया, जरा प्लीज़ रखिएगा, बी अलर्ट ऑन HCL। HCL में मोमेंटम था, कल भी मोमेंटम था, परसों मोमेंटम था, लेकिन अब यहाँ पे जो है वो मोमेंटम कोलैप्स हो रहा है। मानस है नहीं इस वक्त कार्यक्रम में। अरुण, आपका टेक क्या होगा? 45-66, अब आप थोड़ा सा कोलैप्स कर रहे हैं, आप क्रिटिकल लेवल्स ब्रीच कर रहे हैं, दैट 4590 वाज क्रिटिकल। अब आपका टेक क्या होगा इस पर? बिल्कुल विनीत जी, ओवरऑल चार्ट देखें, चार्ट काफी मजबूत है। आज मार्केट डाउन है, इसलिए थोड़ा स्टॉक में प्रेशर जरूर देखने को मिला है, पर जब तक 4480 के ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है। 4480 4500 आप कह सकते हैं एक अच्छा सपोर्ट आप मान के चल सकते हैं स्टॉक के लिए। एंट्री डिप में ही करें, जितना 4500 के आसपास करेंगे उतनी अच्छी एंट्री स्टॉक में बन सकती है। तो 4500 4520 के पास मिलता है तो इस स्टॉक में एंट्री करनी चाहिए। ओवरऑल स्टॉक मजबूत है, बाय ऑन डिप्स की ही सलाह। बाय ऑन डिप्स की ही सलाह है। चलिए अब कैश कॉल ले लेते हैं। कैश कॉल लेंगे हम गावत सर से, विकास जी से, आशीष जी से। आशीष जी, आप शुरुआत करें। बिल्कुल, देखिए ओवरऑल जो यहाँ पर सीमेंट स्पेस में अभी भी मेरे ख्याल से जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट है। जेके सीमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग रैली हमने पिछले 2 से 3 दिन में देखी है, और आज कंटिन्यू ट्रेंड है डिस्पाइट मार्केट में प्रेशर है, निफ्टी 218 पॉइंट नीचे, लेकिन जेके सीमेंट पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने की राय होगी। ऊपर में जो जेके सीमेंट का टारगेट आ रहा है वो 6090 का है, और स्टॉप लॉस जो लगाना होगा वो 5600 का।
ओके, जेके सीमेंट 5759 पे आपका एक बाय कॉल है। विकास जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? आरआर केबल मुझे स्ट्रांग लग रहा है करंट लेवल पे, जिस हिसाब से इसका डेली और वीकली दोनों भी फॉर्मेट पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। ऊपर में मुझे लगता है 2480 के टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। नीचे में भी इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट देखने मिलेगा 2350 का है, तो 2350 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करना है 2480 के टारगेट की। ओके। गाबा सर, आपकी ट्रेड? मेरा ध्यान है क्रिसिल पर। इसका बहुत बढ़िया बेस बना है करीब 5 हफ्ते का, और अब मूव शुरू है करीब 8-10 दिनों से। अब ट्रेड कर रहा है 4500, टारगेट रहेगा 4600, स्टॉप होगा 4440। यस, क्रिसिल। 105 पे आपका बाय कॉल इस वक्त डे हाई पे आके ट्रेड कर रहा है। तो कैश ट्रेड्स पूरे हो गए यहाँ पे। अब विषय को बोलते हैं, नूपुर के पास चलते हैं। और इस क्वार्टरली मतलब अर्निंग्स के सीजन में जो बहुत ही अच्छे अच्छे नंबर्स रहे उसमें से एक रहा नेस्ले भी 1491। याद रखिए, जरा स्क्रीन पे लिखा है। हम सुबह बात करते हैं कि टेक्निकली अगर आप देखें बहुत साउंड स्टॉक, वन ऑफ द बेस्ट इन एंटायर एफएमसीजी, और नेस्ले इन नंबर्स के साथ अगर ऑल टाइम हाई पे आया है तो नो डाउट अबाउट दैट कि नंबर्स में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। नूपुर मौजूद है हमारे साथ। नूपुर, नंबर्स कैसे रहे और की हाईलाइट्स क्या रहे इन नंबर्स में? बिल्कुल, नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उम्मीद भी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर की थी और वहीं पर नंबर्स भी आपको स्ट्रॉन्ग ही नजर आएंगे। इनफैक्ट पहला क्वार्टर नहीं है, बैक टू बैक दूसरा क्वार्टर है जहां पे अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है नेस्ले की तरफ से। रेवेन्यूज देखें तो 25% की ग्रोथ यहां पर आती हुई नजर आई है। 6380 करोड़ के आसपास जो है कंपनी की आय इस क्वार्टर में रही है। 6065 करोड़ के आसपास का अनुमान था, तो काफ़ी बड़ा बीट यहाँ पे रेवेन्यू के तौर पर आते हुए दिखा है। मुनाफा भी देखें तो ऑलमोस्ट 50% की ग्रोथ आपको यहाँ पर नजर आएगी। 850 करोड़ का अनुमान था, 975 करोड़ के आसपास मुनाफा आते हुए दिखा है। मार्जिन्स में सुधार नजर आया, 400 बेसिस पॉइंट का सुधार यहां पर कह सकते हैं। 21% के मार्जिन से ऑलमोस्ट 24.5% के आसपास जो है मार्जिन इस क्वार्टर में देखने को मिले। इनफैक्ट मैनेजमेंट की कमेंट्री और जो सेगमेंटल परफॉर्मेंस रही है हर एक प्रोडक्ट की, वो भी काफी स्ट्रॉन्ग आपको दिखेगी। सभी प्रोडक्ट ग्रुप में कंपनी ने डबल डिजिट की ग्रोथ इस क्वार्टर में देखी है। घरेलू कारोबार सेल्स ग्रोथ देखें तो 25% की इस क्वार्टर में आती हुई नजर आई है। अनुमान 18% का था। इनफैक्ट मैनेजमेंट का कहना है कि कंज्यूमर डिमांड और एग्जीक्यूशन काफी स्ट्रॉन्ग इस क्वार्टर में देखने को मिला है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस आउट परफॉर्मेंस आती हुई नजर आई है। एडवर्टाइजमेंट के खर्चे 40% बढ़ने के बाद भी 24% के मार्जिन इस क्वार्टर में कंपनी ने किए हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज का काफी बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिला है। इसके अलावा जो किटकैट का मार्केट शेयर है वो लगातार यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। बेवरेजेस का जो सेगमेंट है कंपनी का 20वां ऐसा क्वार्टर है लगातार जहाँ पे डबल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिली है। क्विक कॉमर्स, ऑर्गेनाइज ट्रेड और जो बाकी के सेगमेंट से वहाँ से भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इस क्वार्टर में आती हुई नजर आई है। एक्सपोर्ट मार्केट में कंपनी ने आउट परफॉर्मेंस दी है। मैगी कनाडा और यूरोप में एक्सपोर्ट्स करती हुई नजर आई है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही है। और नेस्कैफे सनराइज की बात करें तो लेबनान में यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग जो है रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिले। कमोडिटी आउटलुक को लेकर, कमोडिटी प्राइसेस के आउटलुक को लेकर मैनेजमेंट का कहना है कि कॉफी की सप्लाई एडिक्वेट है, लेकिन वॉलेटिलिटी यहां पर देखने को मिल रही है। कोकोआ शुगर के जो प्राइसेस है वो एलिवेटेड लेवल पर है। एडिबल ऑयल्स के भी प्राइसेस एलिवेटेड लेवल्स पर आपको नजर आएंगे, तो कंपनी ने प्राइस हाइक का भी इंपैक्ट देखने को मिला है, लेकिन उसके बावजूद मार्जिन्स यहां पर कंपनी ने मेंटेन रखे। तो पहला क्वार्टर नहीं है, बैक टू बैक दूसरा क्वार्टर है, आउट परफॉर्मेंस की तरफ है। मार्जिन एक्सपेंशन काफी अच्छा यहां पर आते हुए नजर आया है। ओके, चलिए नेस्ले, शुक्रिया नूपुर। एक बार स्टॉक रखिएगा नेस्ले का। अर्निंग्स के बाद एक बड़ा पॉप आया था, फिर थोड़ा कूल ऑफ हुआ, अब वापस थोड़ा सा डे हाई पर तो नहीं, लेकिन कोशिश कर रहा है उस तरफ बढ़ने की। एक बार एक्साइड रखिएगा ज़रा चार्ट पर, और एक्साइड में कुछ तो हो रहा है। देखिए आज भी ये स्टॉक नीचे खुला, लेकिन अब देखिए किस तरीके से ऊपर आया है, और लगातार 3-4 दिन से इसमें स्ट्रेंथ है। आई थिंक कल या परसों भी हमने कवर किया था इसको, हमारे स्पॉटलाइट में कवर किया था, और शानदार मोमेंटम है स्टॉक में। आज भी ज़बरदस्त मोमेंटम है। चलिए एक काम करते हैं, चंदन जी जुड़ गए पैनल में, उनकी पिक ले लेते हैं। चंदन जी, गुड आफ्टरनून। इस समय की आपकी पिक? जी नमस्कार। बिल्कुल आपने एक्साइड की चर्चा की, काफी अच्छा प्राइस सेटअप है और लग रहा है कि मोमेंटम बरकरार रहेगा। बट नए ट्रेड के हिसाब से मैं यहाँ पे चेन्नई पेट्रो पे फोकस करना चाहूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से इंडेक्स डाउन है, मोस्ट ऑफ द काउंटर्स है वो डिक्लाइनिंग मोड में। बट चेन्नई पेट्रो में पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बने और कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई के जो ब्रेकआउट बने हैं लगभग पिछले ऑलमोस्ट 24 महीनों के बाद, वो मोमेंटम को एक्सटेंड करते हुए नजर आएंगे। सो चेन्नई पेट्रो पे खरीदारी की सलाह होगी। मौजूदा लेवल से देखें तो सपोर्ट होगा लगभग
1280 का, ऊपर में टारगेट बनेगा 1360 का। ओके चंदन, ये टाइगर बना शर्ट पे, टाइगर का क्या, टाइगर की शर्ट है या टाइगर चिपकाया आपने इस पे कि क्या है ये? वीडियो देख रहे हैं? शर्ट पे लोग एक्चुअली आज हमारा फाउंडेशन डे है, तो मोतीलाल ओसवाल को 39 इयर्स कंप्लीट हुआ है, तो आज थीम था ब्लू, तो ब्लू के साथ में येलो मिक्स किया, तो ब्लू में ये शर्ट था। तो कहीं ना कहीं देखो मार्केट में तो आप रेड कलर दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं इनसाइड इंटरनल पॉजिटिविटी के लिए ब्लू को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, ये थोड़ा टिकर एक बार हटाइए जरा, एक बार देखें जरा चंदन जी की शर्ट टाइगर। नहीं, ये शर्ट पे ये स्टिकर नहीं है, ये एम्ब्रॉयडरी शर्ट पे ही है, एम्ब्रॉयडरी है। हाँ नहीं, एम्ब्रॉयडरी है, बट हाँ एकदम टाइगर। मैं क्या पता नहीं कोई सफारी वगैरह पे जा रहे हैं क्या, ये देखिए ये हाँ बढ़िया है, बढ़िया है, अच्छी शर्ट है। चलिए बहुत बहुत मुबारक आपको, आज फाउंडेशन डे है। मोतीलाल ओसवाल काफ़ी अच्छा काम किया मोतीलाल ओसवाल ने, आज इतना बड़ा नाम है मोतीलाल ओसवाल का, तो आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, और आगे बढ़ते हैं वीरू फिर। बिल्कुल, मैं इनफैक्ट एक फॉलोअप लेना चाहता था चंदन से। चंदन, आपके हाउस व्यूज़ में इंडिगो बहुत परसिस्ट करता है, आपके हाउस व्यूज़ में MCX, BSE और एक और स्टॉक है दैट टाइटन। आज टाइटन ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहा है। टाइटन पर आपका सेंस क्या कह रहा है? क्योंकि एक बार डायरेक्टर साहब प्लीज़ क्रूड भी रखिए, वो ये गोल्ड रखिएगा प्लीज़। आज गोल्ड में एक रिवर्सल था 140 की इंपॉर्टेंट ट्रैजेक्टरी से। टाइटन पे क्या व्यू लेके चल रहे हैं, अपने क्लाइंट्स को क्या व्यू दिया आपने? बिल्कुल वीरू, टाइटन पे हमारा पॉजिटिव व्यू है, और अच्छी बात ये रही है कि टाइटन हर छोटी मोटी उठापटक के मद्देनजर अपने आप को होल्ड करते करते अब 4700 प्लस तक के लेवल पे आ चुका है। और पिछले लगभग हम 10 सालों की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस खाली एक साल 2024 में अंडर परफॉर्म किया था, बाकी हर साल यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। अच्छी बात ये रही है कि पिछले कुछ दिनों में गोल्ड के प्राइस गिरे थे, उसके बावजूद भी काउंटर में स्ट्रेंथ है, कंपनी के अर्निंग्स और नंबर सारे अच्छे हैं, और अब जिस हिसाब से गोल्ड वापस नीचे के लेवल से रिकवरी होगा, लग रहा है सेंटिमेंट पॉजिटिव है। तो टाइटन हमारा हमेशा के प्रिफर्ड ट्रेड रहा है और प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट आइडियाज रही है। हम लगातार यहाँ पे पॉजिटिव बायस रखेंगे। सलाह हमारी यही है कि जब तक 4550 इमीडिएट बेसिस पे होल्ड है, पॉजिटिव व्यू बरकरार रहे, ऊपर में 4850 5000 तक के टारगेट बनेंगे। पोजिशनल यदि कोई बात करता है तो मंथली और क्वार्टरली सेटअप की मैं बात करूं तो 4200 के बड़े सपोर्ट से कहीं ना कहीं 5500 से लेकर 5800 तक के टारगेट भी टाइटन में देखने को मिलने चाहिए। बिल्कुल। चलिए टाइटन की बात हो गई, अब एक काम करते हैं, धमाकेदार ऑप्शंस ले लेते हैं। धमाकेदार ऑप्शंस के लिए चंदन जी हैं, अरुण जी हैं, आशीष जी हैं। तो आशीष जी आप शुरुआत करें। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर ओवरऑल ट्रेंड मार्केट में थोड़ा दबाव बना हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसे में चलते हुए टाइटन जो अभी जो बात भी हो रही थी उसी पे कॉल था। टाइटन पे 4700 का जो कॉल ऑप्शन है उस पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है, और यहाँ पर गुंजाइश है कि 4990 के आसपास चल रहा है, 50 रुपीज के आसपास ही ट्रेड हो रहा है फिलहाल के लिए। और ऊपर में जो टारगेट यहाँ पर निकल कर आते हैं वो हम 70 रुपीज के देख सकते हैं, और नीचे जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो 39 रुपीज का लगाना होगा। ओके, 4700 की कॉल टाइटन पे बात अभी हो ही रही थी। चंदन, आपका ऑप्शन ट्रेड क्या होगा? बिल्कुल वीरू, मैं ऑप्शन ट्रेड में फोकस करना चाहूंगा यूनाइटेड स्पिरिट। यूनाइटेड स्पिरिट और रेडिको जैसे काउंटर अपने आप को होल्ड कर रहे हैं। बाजार के डिक्लाइन के बावजूद भी लोअर टाइम फ्रेम में हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, और कहीं ना कहीं 1400 का जो पिछले 7-8 दिनों का हर्डल है वो अब डिसाइसिवली होल्ड करने के लिए तैयार हो रहा है। सो यूनाइटेड स्पिरिट का 1400 का एट द मनी का कॉल हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। लगभग अभी 27 27.5 के आसपास चल रहा है, खरीदे, सपोर्ट रखें लगभग 21 रुपए का, ऊपर में टारगेट बनेंगे 37 के। ओके, चलिए तो ये इस समय आपके लिए हो गया यूनाइटेड स्पिरिट्स पर एक ऑप्शन ट्रेड। अरुण जी आपका ट्रेड? जी हाँ सर, डिविस लैब के ऑप्शन में खरीदने की सलाह रहेगी। 7400 का कॉल ऑप्शन डिविस लैब में लॉन्ग करने की सलाह। एक अच्छा रिवर्सल नीचे के लेवल से देखने को मिला है, 58 रुपए के आसपास है, 57-58 के बीच में खरीदें। 49 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा, और 76 तक के टारगेट 7400 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए ये बात हो गई आपके लिए डिवीज़ लैब्स में। और डिवीज़ लैब्स देखिए किस तरीके से अच्छी रिकवरी आई आज सुबह। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, डिवीज़ लैब्स अपने खुद के ड्रग्स नहीं बनाती है, ये सिर्फ APIs बनाती है और CDMO में है, तो इनके ऊपर उस टैरिफ का इम्पैक्ट नहीं है। तो एट द एंड ऑफ द डे ये आज थोड़ा सा लोअर लेवल से इसमें अच्छी रिकवरी आई। BPCL के नंबर्स आ रहे हैं, मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी। 3962 करोड़ का लॉस हुआ है 3191 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले। ध्यान रखिएगा ये वो वाला क्वार्टर था
जिसमें कच्चा तेल पूरे क्वार्टर 100 के ऊपर रहा, तो उसका एक इम्पैक्ट तो आना था और वो आया भी है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑटोज़ की। आज टू व्हीलर्स में तूफ़ानी तेज़ी है। बजाज ऑटो, टीवीएस एक अलग ही चाल चल रहे हैं। दोनों के नंबर्स कल आए थे, लेकिन ब्रोकरेजेस ने आज काफ़ी शानदार थम्स अप दिए, खास तौर से बजाज ऑटो। देखिए क्या शानदार मूव है यहाँ पर। दीपाली के पास चलते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों इतनी तेज़ी आई यहाँ पर। दीपाली, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और नंबर्स तो स्ट्रांग रहे ही हैं, लेकिन मैनेजमेंट की जो कमेंट्री रही है वो भी काफी स्ट्रांग रही है, जिसकी वजह से ब्रोकरेजेस का भी थम्स अप मिला है। और मैनेजमेंट कमेंट्री में दोनों ही कंपनीज की एक चीज क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रही है कि डिमांड इंटैक्ट है, कैपेसिटी एक्सपैंड कंपनीज कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज कर रही हैं, तो आउटलुक उस पर्सपेक्टिव से काफी बुलिश नजर आ रहा है। बजाज ऑटो की बात करें तो मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि जो Q2 रहेगा वो भी स्ट्रॉन्गर साइड पर रहेगा, और ओवरऑल जो FY27 के लिए भी आउटलुक है वो प्रॉमिसिंग है। जो टारगेट्स हैं कंपनी ने अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन के, उनको इंक्रीज किया है, और कैपेसिटी लगभग ओवर 9 मिलियन करने का कंपनी प्लान कर रही है इसी साल। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री बजाज ऑटो की तरफ से आते हुए दिखाई दी। एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्यू रहा, और एक्सपोर्ट्स को लेकर मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा कि जो ग्रोथ है वो इंटैक्ट रहेगी आने वाले क्वार्टर्स में भी, तो एक्सपोर्ट मार्केट्स को लेकर भी कमेंट पॉजिटिव रहे। एक और चीज़ बजाज ऑटो की तरफ से आई कि जो चेतक इनका इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसकी कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे मंथली बेसिस पे, और प्लस एक नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भी कंपनी लॉन्च करने का प्लान कर रही थी। यानी जो ईवी पोर्टफोलियो है वो स्कूटर और 3 व्हीलर्स के बियॉन्ड वाइडन करने पर पूरा फोकस है, क्योंकि ईवी डिमांड भी काफी इंटैक्ट है। मंथली कैपेसिटी चेतक की 50,000 से बढ़ाकर 60,000 कंपनी करेगी। ईवी रेवेन्यूज नियरली डबल हुए हैं, और अब ओवरऑल टोटल डोमेस्टिक रेवेन्यूज में 30% कॉन्ट्रीब्यूशन ईवी रेवेन्यूज का है, जो कि यहाँ से फर्दर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, टीवीएस मोटर्स की अगर मैनेजमेंट कमेंट्री देखें तो क्लियरली कुछ रेड फ्लैग्स उन्होंने जरूर अपनी कमेंट्री में जाहिर किए, लेकिन पॉजिटिव कमेंट्स भी थे। पहले रेड फ्लैग्स की बात करें तो उन्होंने कहा कमोडिटी कॉस्ट डेफिनेटली बढ़ी है, और Q1 में 3.5% के आसपास कमोडिटी कॉस्ट बढ़ी है, जो कि उन्होंने 30-35% ऑलरेडी कंज्यूमर्स को पास ऑन कर दी है। एक इंडिकेशन उन्होंने दिया कि इफ नीडेड प्राइस हाइक हो सकता है। पैसेंजर व्हीकल्स की तरफ से ऑलरेडी हमने प्राइस हाइक होते हुए देखा है, हो सकता है टीवीएस मोटर्स भी जल्द कीमतें यहां पर बढ़ाता हुआ दिखाई दे। उन्होंने कहा कि वो इंक्रीज कर सकते हैं Q2 में प्राइसेस को, कमोडिटी कॉस्ट को ऑफसेट करने के लिए। इंटरनेशनल बिजनेस काफी स्ट्रांग कर रहा है। मैनेजमेंट ने कहा कि अफ्रीका तो रिकवर हुआ ही है, एशिया में काफी स्ट्रांग डिमांड बनी हुई है, और प्लस जो लैटिन और सेंट्रल अमेरिका है वहां से भी डिमांड काफी स्ट्रांग है, तो यहां पर भी उनका आउटलुक बुलिश है। इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू कंपनी यहां से आगे करेगी। लगभग 3600 करोड़ 3500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स की उन्होंने बात की ओवर 3 क्वार्टर्स। जो प्रीमियम मोटरसाइकिल ब्रांड है नॉर्टन, वहां भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी। ईवी पोर्टफोलियो को टीवीएस मोटर्स भी वाइडन करेगी, उन्होंने क्लियरली यहां पर मेंशन किया, और इसीलिए उन्होंने कहा कि जो 2 व्हीलर कैपेसिटी है उसको भी इंक्रीज करेंगे, 3 व्हीलर कैपेसिटी को भी इंक्रीज करेंगे। लेकिन जो इनका 2 व्हीलर ईवी पोर्टफोलियो है, अभी 47,000 यूनिट्स कंपनी बनाती है, इसको अगले क्वार्टर में वो 47,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स को 20,000 मंथली यूनिट से बढ़ाकर 30,000 यूनिट्स करेंगे। एक और कंसर्न उन्होंने जाहिर किया वो ये कि Q2 तो काफी स्ट्रांग लग रहा है डिमांड पर्सपेक्टिव से, लेकिन जो Q3 रहेगा वो थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में रहेगा, कंसीडरिंग पिछले साल Q3 में जीएसटी का बेनिफिट मिला था, फेस्टिव सीजन की भी शुरुआत हो गई थी, इस बार फेस्टिव सीजन भी थोड़ा डिले है, तो Q3 उस पर्सपेक्टिव से थोड़ा सॉफ्ट रह सकता है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर्स, बट ओवरऑल पूरे साल के लिए आउटलुक टीवीएस मोटर्स का भी काफी स्ट्रांग, और यही वजह है कि दोनों स्टॉक्स में एक अच्छा रिएक्शन हम आज के सेशन में देख रहे हैं। दीपाली, शुक्रिया आपका। गौरांग जी, आपने सुना भी, और इन पर कौन कॉल्स के अगर आप देखें कि महत्वपूर्ण पहलू भी सुने आपने। हालांकि नंबर्स हर पैमाने पे टीवीएस के लीड कर रहे हैं, बजाज ऑटो के लीड कर रहे हैं। आप लोग प्लेस्ड कैसे हैं टू व्हीलर स्पेस में? मैं पूरे ऑटो की बात नहीं कर रहा हूँ, टू व्हीलर्स में कैसे प्लेस्ड हैं? क्या प्रेफर्ड पिक है आपकी इस स्पेस में? प्राथमिकता के रूप में वीरेंद्र, हमने अक्सर ये देखा है कि जब भी ऑटो क्षेत्र में रिकवरी आती है तो 2 व्हीलर पहले, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, फिर कमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर, एग्री इक्विपमेंट, इस प्रकार से आपको ऊपर के तरफ के दायरे देखने मिलते हैं। और एक वास्तविकता ये भी है वीरेंद्र के भले मेघराज का आशीर्वाद देर से आया लेकिन दुरुस्त आया है। तो अनुमान है कि ग्रामीण मध्यम ग्रामीण भागों से भी जो मांग आती है 2 पहिया वाहनों की, वो भी ऊपर की तरफ जाएगी। और काफी मुसाफरी करते हैं हम वीरेंद्र, जमीनी स्तर पर जब हम जा करके लोगों से बातचीत करते हैं ग्रामीण मध्यम ग्रामीण भाग में, तो पहले जो एक प्रथा चलती थी एंट्री लेवल मोटरसाइकिल्स की, उनका अब जो झुकाव है या जो पसंद है वो एंट्री लेवल से मिड साइज और हाई एंड सेगमेंट में चली गई है। तो वहां से मांग आने की, तो अगर आप सूची, ऐसे तो खरीदारी की राय चारों ही 2 पहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों पर है, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स,
हीरो मोटोकॉर्प और आइशर मोटर्स, क्योंकि रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स बनाते हैं। अगर आपको इनमें से एक चुनना हो तो जैसे अभी मैंने विकल्प आपके सामने रखा था टीवीएस मोटर्स, और अगर आपके पास जेब आपकी गहरी है तो आप बजाज ऑटो या फिर आइशर मोटर्स को भी पसंद कर सकते हैं। ओके, मीनवाइल जेएसडब्ल्यू एनर्जी के नंबर्स आए थे। प्राइमा फेसी आपको नंबर्स थोड़े से फीके लगेंगे, लेकिन एक एक्सपेक्टेड था कि ये नंबर्स इस बार थोड़े से वीक आएंगे। उस एक्सपेक्टेशन के मुकाबले नंबर्स थोड़े से बेहतर हैं, तो इंटरेस्टिंग होगा। आज देखते हैं। आई थिंक कल शायद इसमें थोड़ा सा एक ज़्यादा मैच्योर रिएक्शन आया, लेकिन अभी के लिए तो स्टॉक में प्रेशर आ रहा है क्लियरली। और स्टॉक इस समय आपको देखेंगे तो डे लो पर है 558 पर। कल इसमें अच्छा मूव आया था, कल नहीं परसों अच्छा मूव आया था। कल थोड़ी सी गिरावट आई थी, आज फिर थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन देखते हैं इसको। इस समय ये जेएसडब्ल्यू एनर्जी के नंबर्स हैं। 471 करोड़ का प्रॉफिट। आई थिंक इसमें कुछ वन ऑफ था जिसकी वजह से एक्सपेक्टेड था कि प्रॉफिट गिरेगा। इनकम थोड़ी सी बढ़ी है, एबिडा भी थोड़ा सा बढ़ा है, तो एक प्रॉफिट में कुछ ना कुछ एक इशू था। लेकिन खैर जो भी है, अभी के लिए मार्जिन भी बढ़कर आया, 54.2 से 55.2 हुआ है, लेकिन इनिशियल रिएक्शन स्ट्रीट का नेगेटिव साइड पर है। अब बात करते हैं फार्मा की। डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह आज अनाउंसमेंट की कि फार्मा कंपनियों को दुगना लगान देना पड़ेगा, आज से नहीं 2 साल बाद से, और उसका एक इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है स्क्रीन पर। इसको रिविजिट करते हैं कंचन के साथ। कंचन बताइए। जी, गुड आफ्टरनून। जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रम्प टैरिफ का जो ऐलान है वो हो गया है। 1 अगस्त 2026 से जो जेनरिक दवाइयां हैं उस पर नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए जीरो टैरिफ हमें लगता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आप बात करें साल 2028 की, तो वहां से जो टैरिफ है आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, सीधा 100% का। और यही नहीं, बल्कि अगर आप बात करेंगे उसके 1 साल बाद की, यानी कि साल 2029 की, तो टैरिफ आपको बढ़ के सीधा पहुंचता हुआ दिखाई देगा 200% पे। अब इसके पीछे का मकसद सोच रहे होंगे, मकसद ये है कि जो अमेरिका है वहां पे जेनरिक दवाइयों का जो प्रोडक्शन है यूएस इस टाइम पे वापस, यानी कि रीशोर करना चाहता है। ध्यान रखिए इसमें एक चीज, जो ब्रांडेड और साथ में पेटेंट मेडिसिन है उसके ऊपर टैरिफ में कोई भी बदलाव नहीं होगा। ये जो बदलाव है ये आपको जेनरिक मेडिसिन में आता हुआ दिखाई देगा। अब ये तो हम जानते ही हैं कि इंडिया यूएस का जो वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम देखें तो 40% जेनरिक दवाई का सप्लाई करता है, यानी कि एक्सपोर्ट की टर्म में हम बात करें तो करीब करीब $10 बिलियन का एक्सपोर्ट इंडिया से होता हुआ दिखाई देता है। और इंडिया के अंदर अगर हम बात करें यूएस एफडीए के प्लांट्स की, तो करीबन 670 प्लांट्स ऑलरेडी अप्रूव्ड है यूएस एफडीए की तरफ से। अब काफी सारी कंपनीज के लिए पॉजिटिव है, कुछ के लिए नेगेटिव है और कुछ के लिए न्यूट्रल भी है, तो एक बार उसको विजिट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑरबिंदो फार्मा की, तो वहां पे अगर हम देखें यूएस में इनकी काफी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग बेस है, काफी स्ट्रॉन्ग बेस है, जिससे यहाँ पे एक फायदा जो है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। सेंड्रस फार्मा की बात करें तो यूएस में लोकल मैन्युफैक्चरिंग इनकी मौजूद है, तो फायदा यहाँ पे संभव है। नेगेटिव सेंटीमेंट की अगर बात करी जाए तो डॉक्टर रेड्डी, ल्यूपिन, सिप्ला और जाइडस, बिकॉज यूएस में इनकी कुछ उपस्थिति है लेकिन एक्सपोजर कवर करने के लिए काफी ज्यादा लिमिटेड है, इसलिए नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो संभव है। बायोकॉन की वहीं बात करी जाए तो इंडिया और मलेशिया यूनिट्स पर इसकी निर्भरता काफ़ी ज़्यादा है, यूएस में काफ़ी लिमिटेड इसकी एक्सपोजर है, तो नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें न्यूट्रल स्टांस की, तो एल्केम और टोरेंट, बिकॉज इनकी पूरी तरह मैन्युफैक्चरिंग यूएस के अंदर नहीं है, इंडिया के अंदर है, लेकिन यूएस जेनरिक रेवेन्यू पे इनकी जो डिपेंडेंसी है वो भी काफ़ी कम है। अब मैंने बात करी एक्सपोजर की, तो कंपनी वाइज मैं आपको वो भी सामने दिखा देती हूँ। ऑन एन एवरेज 42 to 22% का एक्सपोजर है यूएस में। जैसे कि ल्यूपिन का हम देखें तो 42% का, ऑरबिंदो, ग्लेनमार्क, जाइडस 40% का। वहीं बात करें अगर सन फार्मा और सिप्ला की, तो 29% और 22% का एक्सपोजर यहाँ पे भी है। अब अगर ये जो टैरिफ है इंप्लीमेंट हो जाते हैं, तो हो सकता है जेनरिक दवाइयाँ हमें 5 से 10 गुना तक महंगी आती हुई दिखाई दे। दवाइयों का जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है कि दवाई कौन सी है और साथ में जो मॉलिक्यूल है वो कौन सा है, और कहीं पे तो हो सकता है कि हमें इमीडिएट इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे 25 से 30% का, और ओवरऑल जो प्राइस हाइक की अनुमान लगाया जा रहा है 50 से 70% का लगाया जा रहा है। चलिए, शुक्रिया कंचन। तो ये आज एक इम्पैक्ट फार्मा स्टॉक्स पर आपको देखने को मिला। एक काम करते हैं, 4 का चौका की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे हम चंदन जी से, फिर चलेंगे एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश सातपुते जी के पास, चार्ट का चमत्कार आज आशीष जी से लेंगे, और मिड कैप फंडा लेंगे गौरांग जी से। ट्रेड्स लूँ उससे पहले एसआरएफ के नंबर्स आ रहे हैं। नंबर्स प्राइमा फेसी अच्छे लग रहे हैं। प्रॉफिट 432 करोड़ से बढ़कर 759 करोड़ पर आया है, और
बाकी के नंबर्स भी आएंगे आपकी स्क्रीन पर। इनकम भी 3819 से बढ़कर 5033 करोड़ पर आई है। तो ये दो नंबर्स अब तक जो आए हैं स्क्रीन पर। लेट्स सी, चलिए काम करते हैं। अब 4 का चौका की शुरुआत कर लेते हैं। चंदन जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। बिल्कुल, मैं ऑप्शन में एक नेगेटिव ट्रेड सेटअप की तरफ जा रहा हूँ। आरबीएल बैंक में पिछले कुछ दिनों से जो ऊपर के लेवल है टिक नहीं पा रहे और कहीं ना कहीं जो सेटअप है उसको सरेंडर कर रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइड में सेटअप रहेगा। ओके, आरबीएल बैंक अगर आप देखें आपका शॉर्ट कॉल है यहाँ पर और इसमें पुट आपको लेनी है। राजेश सतपुते जी आपका ट्रेड एफएनओ सुपरस्टार। वीरेंद्र जी देखिए कोलगेट, आई थिंक कोलगेट में यहाँ आप कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ अभी भी है। स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है करीबन 2090 के आसपास, और मेरे हिसाब से इसका स्विंग का टारगेट बनेगा करीबन 2150 का, इनिशियली प्रोबेबली 2180 का पोजिशनली बनेगा। तो ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है एफएमसीजी में है, तो कोलगेट इज अ बाय। कोलगेट इज अ बाय। ओके, आशीष जी आपका ट्रेड चार्ट का चमत्कार में। देखिए पीडीलाइट इंडस्ट्रीज यहाँ पर पिछले 2 से 3 दिनों में अच्छा रुझान देखा गया है और 1560 पे इसने लो बनाया था 2 दिन पहले। काफी अच्छा सपोर्ट है। ऊपर में टारगेट जो है 1690 देख सकते हैं और स्टॉप लॉस 1560 का लगाना होगा पीडीलाइट में। ओके, पीडीलाइट आपका 1603 पे बाय कॉल है। गौरांग जी आपका आज का मिड कैप फंडा। तो मिड कैप फंडा के रूप में वीरेंद्र हमने एक छोटी मझोली कंपनी है लॉजिस्ट क्षेत्र की जहां पर रुझान बेहतर आते हुए दिखा है, नाम है डिलीवरी। यहाँ पर खरीदारी की राय है और हमारा आकलन ये कहता है कि जिस प्रकार से ट्रैफिक या फिर भीड़ बढ़ने वाली है और जिस प्रकार से कामकाज है डिलीवरी का, एक रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल लगता है। अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है, इस स्तर से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाएं। डिलीवरी ये हो गई ट्रेड गौरांग जी की। चलिए चारों ट्रेड्स आपके लिए रिकैप कर लेते हैं और प्लीज़ फायर करिएगा सारे ग्राफिक्स। सबसे पहले चंदन जी की ट्रेड आई सस्ता ऑप्शन में और आरबीएल बैंक का आपको पुट लेना है। ध्यान रखिएगा जुलाई का 355 का 2.5 रुपये के स्टॉप, 10 रुपये के टारगेट रखने हैं आपको यहाँ पर। राजेश जी की तरफ से अगली ट्रेड आई कोलगेट के फ्यूचर्स पर। यहाँ पर बाय करना है आपको 2090 के स्टॉप लॉस, 2150 2180 तक के टारगेट हैं। अगली ट्रेड चार्ट का चमत्कार में आशीष कयाल जी ने पिक की पीडीलाइट की, 1560 के स्टॉप लॉस हैं, 1690 के टारगेट हैं। और गौरांग जी ने अभी पिक किया डिलीवरी, यहाँ पर आपको एक बाय करना है। ये हो गया 4 का चौका। बंधन बैंक लेकर आइए एक बार जरा वापस। अब 17% नीचे इस समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, तो अब काफ़ी प्रेशर आ रहा है स्टॉक पर। एक बार एसआरएफ भी रखेंगे ज़रा स्क्रीन पर। प्राइमा फेसी नंबर्स जो हैं स्ट्रीट की एस्टिमेट से बेहतर हैं, प्राइमा फेसी। लेकिन एसआरएफ में क्या होता है, कॉल अगले दिन होती है नॉर्मली और उसके बाद मार्केट एक बड़ा मूव लेता है। आज सुबह एक ब्रेकडाउन आया था स्टॉक में, लेकिन अब थोड़ी सी रिकवरी आ रही है। लेकिन देखते हैं इसको, थोड़ा सा वेट एंड वॉच परहैप्स रहेगा। एक चार्ट चेक करते हैं इसके ऊपर। राजेश सातपुते जी एक बार जरा देखिए एसआरएफ का चार्ट। अनुज जी देखिए, अगर आप वैसे एसआरएफ का चार्ट देखें तो चार्ट बेहद स्ट्रांग है। सो प्रोबेबली आज जिस तरह से रिएक्शन आया, थोड़ा वेट करें। अगर किसी को बाय करना है तो थोड़ा वेट करें। मुझे लगता है करीबन 2800 से लेकर 2750 का एक डिप मिलेगा। द रीजन आई एम सेइंग दिस, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम के साथ कैंडलस्टिक देखे तो इट्स अ बेरिश एंगल्फिंग। तो आज का क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन चार्ट सजेस्ट कर रहा है कि थोड़ी वीकनेस और बढ़ेगी। ओके, एसआरएफ के नंबर्स, उस पर रिएक्शन आपकी स्क्रीन पर 2856 पे आके ट्रेड करता हुआ। चंदन, एक स्टॉक जरा देखिए प्लीज़। पिछले आप समझिएगा कि जुलाई सेकेंड वीक से अप ट्रेंड में है और अगेंस्ट ऑल ऑड्स ये स्टॉक चलता हुआ। दैट्स एस्ट्रल 1408 पे डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। इसके प्लेसमेंट पर आपका टेक क्या है और क्या लॉन्ग साइड पे कमिटेड रहने में पैसा बनेगा क्या इस पे 1426? देखिए वीरू, पिछले लगभग 3-4 महीने में काउंटर में नेगेटिव टू रेंज बाउंड बायस था, बट पिछले 2 वीक में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। 1315 के आसपास के बॉटम बने और उसके बाद में थोड़े हाई टॉप्स हाई बॉटम डेली चार्ट में बन रहे हैं। अग्रेसिव नहीं है बट थोड़े से अपमूव है। और अच्छी बात यह है कि 5-6 दिन से बाजार के उठापटक के बावजूद भी बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा और अपमूव लग रहा है, बट पोजीशन साइजिंग उसी हिसाब से रहनी चाहिए। एज ऑफ नाउ जो सपोर्ट रहेगा वो कहीं ना कहीं 1398 के आसपास है, ऊपर में 1460 तक के स्विंग बन सकते हैं। ओके, चलिए एस्ट्रल ये एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है। बात करते हैं हम कल आने वाले नंबर्स की। कल आएंगे ब्लॉकबस्टर कंपनी इन्फोसिस के नंबर्स, आईटी सेक्टर का बेलवेदर। इसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन, सिप्ला
और एफएनओ में आईएक्स, मोतीलाल ओसवाल, एम्फेसिस, सोना बीएलडब्ल्यू और विशाल मेगा मार्ट। बाप रे, लंबी लिस्ट है। आशीष वर्मा, आशीष चतुर्वेदी और नूपुर हमारे साथ जुड़े हैं। शुरुआत तो करते हैं जो सबसे ज़्यादा आई थिंक वॉच आउट होगा, इन्फोसिस। आशीष, क्या एक्सपेक्ट करें? बिल्कुल ठीक। पहले जरा स्टॉक की मैपिंग दिखाइएगा डॉक्टर साहब। फरवरी की स्टार्टिंग में 1725 1730 पे था साल के हाईज। फरवरी की स्टार्ट से जुलाई 1 तक 75% ये स्टॉक करेक्ट हुआ और 1 जुलाई से अब तक अहेड ऑफ नंबर्स कह लीजिए 6-7% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। वो जो बोर्ड मीट है 2 दिनों की ऑलरेडी आज से शुरू हो चुकी है, कल आउटकम आएगा और हमेशा आफ्टर मार्केट आवर्स वो नंबर्स आते हैं। 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 5:30 बजे एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल होती है। हालांकि इसका कोई मायने नहीं है, पिछली बार वो रिजल्ट्स 6 बजे शाम को आए थे, 5:50 पे। क्या एक्सपेक्टेड है? कांस्टेंट करेंसी में आए 1.8% का क्यू ऑन क्यू जंप दिखा रही होगी, पर स्ट्रीट बहुत डिवाइडेड है। कुछ ब्रोकरेजेस -1% कह रही हैं, कुछ प्लस 2.5% तक की बात कर रही हैं, तो बहुत डिवाइडेड। निचोड़ हमने रख दिया है 1.25% के आसपास का उछाल। अगर वाकई 1.25% कर रहे हैं तो बारिंग टेक महिंद्रा टीयर 1 में सबसे अच्छी ग्रोथ इन्फोसिस रिपोर्ट कर रहा होगा। क्यों कर रहा होगा? क्योंकि इसने हाल में 2 एक्विजिशंस करे थे और इन एक्विजिशंस से भी आपको रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन मिल रहा होगा, इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स का फायदा। मार्जिन्स फ्लैट होंगे, कह लीजिए तकरीबन 10 बेसिस पॉइंट्स का उछाल देखने को मिलेगा, पर यह सब इंपॉर्टेंट नहीं। सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट होगा FY27 की गाइडेंस, और ब्रोकरेजेस यहां पे भी पूरी तरह से डिवाइडेड। अब तक गाइडेंस खड़ी हुई है पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए FY27 की कांस्टेंट करेंसी में आए 1.5 से 3.5% उछलेगी। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज कह रहे हैं ये FY27 की गाइडेंस का अपर एंड 50 बेसिस पॉइंट्स ट्रिम कर देंगे, तो 3.5 नहीं शायद 3% की बात कर रहे होंगे। ऐसे ही इलारा कह रहा था कि वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपर एंड ट्रिम होता हुआ आपको नजर आएगा, या फिर गाइडेंस इन ऑल प्रोबेबिलिटी अपर एंड लोअर करने की तैयारी। गोल्डमैन सैक्स कह रहा है नहीं साहब, 50 से 100 बेसिस पॉइंट्स गाइडेंस ट्रिम हो रही होगी, पर BNP पारिबास कह रहा है 1.5 से 3.5 वाली गाइडेंस शायद 2 से 4% हो जाए। वो इसीलिए कह रहा है क्योंकि ये अपने कैलकुलेशन से, बाकी सब ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, ये इंक्लूडिंग इनऑर्गेनिक की बात कर रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा जब गाइडेंस के नंबर आ रहे होंगे। लेकिन नंबर्स एक्विजिशन के चलते अच्छे हैं, अदरवाइज ये नंबर्स भी आपको शायद इन्फी के कल फीके ही नजर आएंगे। इन्फोसिस और आशीष ने जैसा कि प्लेसमेंट नंबर को समझाने से पहले याद रखिएगा, इट्स ऑल अबाउट प्लेसमेंट एज वेल। नंबर कहाँ आ रहे हैं याद रखिएगा। TCS नवंबर 20 के बाद अब तक की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पर इन नंबर्स को विटनेस करेगा। अब चलते हैं आशीष चतुर्वेदी जी के पास और उनसे समझते हैं इंटरग्लो एविएशन। ये स्टॉक आज सुबह से चर्चा के विषय में था और इनकी क्या लीडरशिप जो है वो खतरे में है। खैर वो बात दूसरी होगी, लेकिन आशीष नंबर्स की क्या, कोर नंबर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है? देखिए, लीडरशिप खतरे में आ सकती है, लेकिन एक बात कई सालों से लगभग लगातार देखने को मिल रही है कि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के मामले में आप देखें तो इंटरग्लोब एविएशन काफ़ी बढ़िया है और हर क्वार्टर में हम यही इनकी जो एक्सपर्टीज़ है इसको देखते हैं। अब नंबर्स के लिहाज से देखें तो रेवेन्यू में ऑलमोस्ट आपको 17% तक का इजाफा यहाँ पर देखने को मिलेगा और 24,082 करोड़ के आसपास ये मार्केट एस्टिमेट लगा रहा है कि टॉप लाइन यहाँ पर देखने को मिलेगी। और क्योंकि एविएशन कंपनी है तो यहाँ पर हम एबिटार देखते हैं। एबिटार ये मोर और लेस बिल्कुल फ्लैट है, शायद हो सकता है कि आपको 1.5 से 2% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिले। 5,719 करोड़ ये पिछले साल आंकड़ा था, 5,633 करोड़ के करीब का आंकड़ा देखने को मिल सकता है। और वहीं जो मार्जिन 27.9% के थे वो 23.4% के देखने को मिल सकते हैं। मुनाफे में आप देखें तो 24% की गिरावट है। अच्छा, एक क्वार्टर काफ़ी खास यहाँ पर देखने को मिला। एक तो वेस्ट एशिया का तनाव, पिछले साल के मुकाबले क्रूड में बहुत बड़ा सर्ज है, तो अगर आप इनकी टोटल रेवेन्यू में क्या जो कॉस्ट है एज फ्यूल एक्सपेंसेस, जो कि पिछले साल तकरीबन 29% के आसपास था, अब वो 38% हो गया टोटल खर्चे का, तो एक बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो अवेलेबल सीट किलोमीटर, जो कि एक पैरामीटर होता है एविएशन इंडस्ट्री में, इसमें आपको पिछले साल के मुकाबले 3.5% की बढ़त देखने को मिलेगी। रेवेन्यू पैसेंजर किलोमीटर्स के लिहाज से देखें तो पिछले साल के मुकाबले 5% ज़्यादा है। और इन दोनों को मिलाकर जो लोड फैक्टर होता है इससे कैलकुलेट किया जाता है। तो लोड फैक्टर के लिहाज से आप देखें तो 86% के आसपास यहाँ पर मार्केट के एस्टिमेट्स है। तो ओवरऑल आप देखें तो ऑपरेशनल रेजिलियंस के चलते, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के चलते इंटरग्लोब एविएशन ठीक ठाक नंबर्स एक्सपेक्टेड है।
ओके, ठीक ठाक नंबर्स एक्सपेक्टेड है। मीनवाइल एसआरएफ ने नंबर्स के साथ साथ कैपेक्स का भी अनाउंस किया है 250 करोड़ का। वो आई थिंक मार्केट को शायद पसंद आ रहा है, एटलीस्ट जो रिएक्शन है मार्केट का। स्टॉक डे लो से अब रिकवरी दिखा रहा है, कोशिश कर रहा है ऊपर आने की। नूपुर, सिप्ला से क्या एक्सपेक्ट करें? सर नंबर्स तो यहाँ पर कमजोरी आते हुए नजर आएंगे। बेस काफी हैवी है, इसके लिए वाई वाई आधार पर नंबर्स आपको कमजोर दिखेंगे। क्वार्टर एंड क्वार्टर नंबर बेसिस पर भी नंबर्स देखना जरूरी है। रेवेन्यू में मात्र 1% की बढ़त देखने को मिल रही है। कामकाजी लेवल पर मुनाफा देखें तो 33% की कमजोरी यहाँ पर आती हुई नजर आ सकती है। ऑलमोस्ट 1200 करोड़ के आसपास कामकाजी लेवल पर मुनाफा आते हुए दिख सकता है। मार्जिन 26% के किए थे पिछले साल इसी समय, इस बार हो सकता है कम होकर 17% के आसपास आए। मुनाफा 40% की कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 780 करोड़ के आसपास का मुनाफा इस क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। यूएस की जो सेल्स है वहां पे 30% के डिक्लाइन का अनुमान लेके चल रहे हैं। डोमेस्टिक कारोबार, डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन का जो कारोबार है वहां पे 12% की ग्रोथ इस क्वार्टर में आती हुई नजर आ सकती है। मोमेंटम रेस्पिरेटरी जो एंटी डायबिटिक सेगमेंट है कंपनी का, वहां से ग्रोथ की उम्मीद लेके चल रहा है बाजार। इसके अलावा जो प्रोग्रेस है लीली की जो डील है वहां से डिस्ट्रीब्यूशन और जो प्रमोशन है प्रोडक्ट्स को लेकर, उस पर जो भी अपडेट रहेगी उस पर नजर रहने वाली है। अफ्रीका की सेल्स में 12% की ग्रोथ इस क्वार्टर में अनुमान यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। और Q1 FY27 के जो ग्रॉस मार्जिन रहेंगे कंपनी के, वहां पर भी ऑलमोस्ट 430 बेसिस पॉइंट का सुधार देखने को मिल सकता है। 64.5% के आसपास जो है वो सुधार आते हुए नजर आ सकता है। तो नंबर्स बेस काफी हैवी है कुछ दवाइयों की वजह से, इसकी वजह से इस क्वार्टर में नंबर्स आपको कमजोर नजर आएंगे। ध्यान रखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स देखना भी जरूरी होगा। शुक्रिया नूपुर। तो इनफैक्ट आशीष से हमने चर्चा करी इन्फोसिस पे, आशीष चतुर्वेदी से चर्चा करी हमने इंटीग्रेशन पे, नूपुर से सिप्ला के नंबर से बातचीत हुई। तो ये 3 नंबर्स जिनका महत्वपूर्ण और मोर स्पेशली दैट इन्फोसिस सेक्टर। थोड़ी देर में हम बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी के आज की चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं 1-2 चार्ट चेक ले लेता हूँ जहाँ पे शॉर्ट की बात नहीं है। वहाँ पे आपको अपने रिस्क को रिड्यूस करना चाहिए। डिलीवरी गजब कोलैप्स हुआ है। आपका व्यू क्या होगा इस पे अरुण? जितने मापदंड थे इसके अगर आप देखें टिकने के, जहाँ पर 10, 20 कहीं टिका, 50 डे को तोड़ा और आज ऑलमोस्ट 466 पे ये अपने 200 डे नहीं 100 डे को स्ट्राइक कर रहा है। आपका टेक क्या है इस पर? देखिए बिल्कुल वीरेंद्र जी, 485 एक मजबूत सपोर्ट था स्टॉक के लिए, जहां से ब्रेकआउट देखने को मिला। काफी दिन वीरेंद्र जी 510 520 के बीच में स्टॉक रहा, देन एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। मुझे लग रहा है जब तक ये 480 के ऊपर नहीं जाता, इसको बाई करने की फिर सलाह नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं 460 455 तक के भी लेवल्स मुझे लग रहा है स्टॉक में आने चाहिए। शॉर्ट टर्म टेक्निकल स्ट्रक्चर वीक है, जब तक 480 485 के ऊपर नहीं निकलता लॉन्ग करने की सलाह नहीं है। अगर लॉन्ग पोजीशन है वीरेंद्र जी तो 460 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 460 के नीचे मुझे लग रहा है ज्यादा बड़ी गिरावट स्टॉक में आ सकती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और हमारे साथ अब आनंद राठी वेल्थ के जॉइंट CEO फिरोज़ अजीज़ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत होगी। फिरोज़ जी गुड आफ्टरनून। फिरोज़ जी, फार्मा से शुरुआत करते हैं। आज की इस डिक्लाइन को, ट्रम्प टैरिफ को आप कैसे देख रहे हैं और क्या व्यू रहेगा आपका? सर मेरा ये व्यू रहेगा कि ये जो फार्मा की जो अगर थोड़ी सी गिरावट है, दैट दोज आर ऑल बाइंग अपॉर्चुनिटीज। ऑफ कोर्स अबाउट 1.5% फॉल ऑन द इंडेक्स लेवल इज नॉट टू मच, बट लॉन्ग टर्म तो मैं फार्मा पे बुलिश ही है सर। फ्रॉम अ वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट मोर डिफेंसिव सेक्टर एक ही रह गया है अभी, डिफेंसिव सेक्टर। आई थिंक दैट विल थ्रो अप लोअर बीटा। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के हिसाब से निफ्टी फार्मा बीट कर सकता है ऑलमोस्ट 3% इन दिस फाइनेंशियल ईयर, ये हमारा अनुमान है। ओके, मीनवाइल फिरोज़ जी 1 मिनट रोक रहा हूँ आपको। इटर्नल के नंबर्स आ रहे हैं और पहला नंबर काफ़ी ख़राब आया है। 92 करोड़ का प्रॉफिट है, जबकि 407 करोड़ का एस्टिमेट था। अब इंडेक्स की कंपनी ध्यान रखिएगा। हालांकि इनकम नंबर अच्छा है, तो थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा डिटेल आने देते हैं नंबर्स के, उसके बाद इस पर एक व्यू लेंगे। लेकिन क्विक कॉमर्स पर आपका क्या व्यू है फिरोज़ जी? सर क्विक कॉमर्स पे मेरा लॉन्ग टर्म व्यू तो नेगेटिव है, क्योंकि काफी सारे जो स्टॉक्स थे जो इस आधार पे थे कि प्रॉफिटेबिलिटी कैन फॉलो, आई थिंक उसमें काफी वो हाइपोथेसिस काफी चैलेंज हो चुका है। ऑफ कोर्स जो स्टॉक की हम बात कर रहे थे वो तो निफ्टी में है। ये जो वैल्यूएशंस हैं दोस डोंट सीम टू बी सस्टेनेबल। ऑफ कोर्स अगर आप 15वीं स्टॉक बन जाते हैं निफ्टी में तो काफी पैसिव की ओनरशिप आती है। और फिर बैकवर्ड एनालिस्ट फिर जस्टिफाई करता है कि इस कारण से वैल्यूएशन होगी। इंस्टेड ऑफ द स्टोरी क्रिएटिंग द वैल्यूएशन क्रिएट्स अ स्टोरी। दैट्स व्हाई आई हैव सीन इन द टॉप 5 स्टॉक्स जिसमें टेक्नोलॉजी लेड B2C प्लेटफॉर्म्स हैं।
फिरोज नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। फिरोज, जब लास्ट टाइम आपसे बातचीत हुई थी या फिर उससे पहले भी, हमारे पास एक टेंशन थी। एट दैट टाइम टैरिफ वॉर थी, है ना। फिर वॉर शुरू हुई, अब टैरिफ वॉर भी है, वॉर भी शुरू है एट क्रूड 90.5। अब मेरा एक सही मायने में इस वक्त पोर्टफोलियो कैसा सुसज्जित होना चाहिए, जिसमें मैं थोड़ा सा, अगर आप देखें इस क्रूड के रिस्क को भी अगर आप देखें मिनिमाइज़ कर सकूं। फार्मा भी अगर आप देखें अब आपका कुछ ना कुछ दिक्कत में है ही, और आईटी हमारा पहले से दिक्कत में था, बीच में टेक्निकल एडवांटेज मिला था जब एआई रैली कोलैप्स हो रही थी। अभी आप इस वक्त रिस्क को रिड्यूस कैसे कर रहे हैं, और कहाँ कहाँ पर अपने आप को प्लेस्ड रखना चाहिए जहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउनसाइड रिस्क कम हो और एक एटलीस्ट अगर आप देखें रेजिलियंस फैक्टर जो है वो परसिस्ट कर रहा हो? वीरेंद्र सर, मेरा ये मानना है कि अगर आपको पोर्टफोलियो आज की डेट में अगर डी नोवो कंस्ट्रक्ट करना हो, तो आपको जो लार्जेस्ट हेवी वेट्स हैं इंडेक्स के, निफ्टी के, जो 29% बैंकिंग है, प्राइवेट बैंक्स लुक वेरी इंटरेस्टिंग टू माय माइंड, क्योंकि उनकी जो करंट वैल्यूएशंस हैं वो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। जाहिर सी बात है, इस रिजल्ट के बाद काफी तवज्जो निम पे दी गई थी एनालिस्ट के द्वारा, बट आई थिंक क्वालिटी ऑफ निम इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्पोरेट लेंडिंग ज्यादा हुई है तो उधर स्प्रेड कम होती है, बट एनपीएस ऑलमोस्ट लोज पे हैं, हिस्टोरिकल लोज पे हैं। सो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एक बहुत इंटरेस्टिंग सेक्टर लगता है। आईटी पे न्यूट्रल है हम, बट रहा सवाल पैसे कहाँ बनेंगे, जहां पैसा आता है वहीं पैसे बनते हैं। अब पैसा आ कहाँ रहा है? पैसा आ रहा है डोमेस्टिक से। लास्ट ईयर 3,89,000 करोड़ की एसआईपी के माध्यम से टोटल नेट फ्लो आया है, एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड में। जून का जैसे आपने आंकड़ा देखा होगा 28,700 करोड़, और उसमें 32,000 करोड़ एसआईपी से आया। तो ब्रॉडर मार्केट अच्छा करेंगी, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में सेलेक्टिव स्टॉक्स जिधर एमएफ्स अपना पोजीशन ऐड कर रहे हैं, वहां बायंसी बहुत है। गिरावट के दिन में आप देख रहे हैं कि जो स्टॉक्स में एमएफ ने एक्सपोजर लास्ट मंथ बढ़ाया था, जैसे हमने लिस्ट किया टॉप 20 स्टॉक्स जिसमें एमएफ ने लास्ट मंथ बढ़ाया था, उनमें गिरावट नहीं आती इन स्पाइट ऑफ सम काइंड ऑफ शॉक्स व्हिच कम फ्रॉम अ ग्लोबल पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है बट एमएफ वाला खड़ा हो उस स्टॉक को खरीदने के लिए, तो रिटेल बेचता है पैनिक करके, तो वो एमएफ डोमेस्टिक कंसोलिडेट करता है। सो अगर आपको आज पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है तो आपको 2-3 सेक्टर्स में एक्सपोजर ज्यादा लेना पड़ेगा, और जाहिर सी बात है जब आप डायरेक्ट इक्विटी पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो, ऑटोमेटिकली आपकी वेटेजेस निफ्टी से कम होती हैं बैंकिंग पे। निफ्टी बैंक 29% है, फाइनेंशियल सर्विसेज 37% है। अगर कोई डायरेक्ट इक्विटी पोर्टफोलियो में देखता हूं, 2708 डायरेक्ट इक्विटी पोर्टफोलियो हमने एनालाइज किए, मोस्ट ऑफ देम वर एक्टिव वेट वाज नेगेटिव ऑन बैंकिंग। सो उसको एक्टिव वेट को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें और उन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। आज के एआई के जमाने में बहुत आराम से कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाती है। टॉप 20 स्टॉक्स कौन से एमएफ ने ऐड किए लास्ट क्वार्टर, दो शुड बी फार मोर रेजिलिएंट, एंड डाउनसाइड स्टैंडर्ड डिविएशन उन स्टॉक्स की कम देखने को मिली। अच्छा, फिर एक और चीज़, अगर आप मेरे ख्याल से अगर मिड 25 से देखें अब तक, तो जो लोग थोड़ा सा मल्टी एसेट रहे हैं वो टाइम टू टाइम अपने आप को हेज करते चले हैं। आपको याद होगा जनवरी में वो गोल्ड का और सिल्वर का एक वाइल्ड स्विंग था। गोल्ड को अभी आप अपने पोर्टफोलियो में या फिर गोल्ड संबंधित कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में कितना स्पेस देना चाहिए इस वक्त? वीरेंद्र सर, गोल्ड इसीलिए पहले तो गोल्ड पे व्यू आई कम टू द व्यू, बट गोल्ड में जो जनवरी की जो आपने इंडिकेट किया वो बेसिकली वो शॉर्ट गामा स्क्वीज था। जैसे गेम स्टॉक में शॉर्ट गामा स्क्वीज था, ओरेकल के स्टॉक में लास्ट ईयर स्टॉक में शॉर्ट गामा स्क्वीज था। एक रात आपको याद होगा इन्फोसिस के एडीआर 30-32% ऊपर चले गए थे, वो भी एक शॉर्ट गामा स्क्वीज था। गोल्ड और सिल्वर ने भी जनवरी में शॉर्ट गामा स्क्वीज की वजह से वो 5600 और $122 सिल्वर गया था। क्यों गया था? क्योंकि शॉर्ट गामा स्क्वीज था। इसीलिए पहली बार मेरी जिंदगी में और काफी लोगों की जिंदगी में ये देखा गया होगा कि गोल्ड 30% नीचे है पीक से, जब वॉर पीक पे है। This happens only because the price which was discovered in January is not because it's gold. It was a short gamma squeeze. So coming back, हमें ओके। चलिए फिरोज, एनीवे मैं आपके व्यू को समझ गया यहाँ पर, अगर आप देखें गोल्ड पर या फिर आपने जो पीसेस में रेस्पेक्ट व्यू दिया है। शुक्रिया फिरोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेके आइए निफ्टी 24,000। अनुज,
बहुत नज़दीक 24,000 की दहलीज पर निफ्टी क्लोज हो रहा है। आप शुरू में कह रहे थे ना कि इतना ख़राब भी नहीं है जितना ख़राब शायद सुबह सूरत हाल लग रहे थे। कैसे रीड करेंगे आज के क्लोज को? देखिए, क्लोज तो ख़राब है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इशू क्या है, आप कैरी नहीं कर सकते हैं। कच्चा तेल जिस तरीके से ऊपर है, ओवरनाइट एक चीज़ हमने सीख ली है पिछले कुछ दिनों में, जो मर्जी टेम्पटेशन हो, ओवरनाइट ट्रेड नहीं कैरी करनी है। ओवरनाइट ट्रेड नहीं कैरी करनी है, जो मर्जी हो जाए, आपको मार्केट अगले दिन भरपूर मौके देता है। ऐसा कुछ आप मिस नहीं करेंगे। एक क्या, ठीक है, 60-70 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन का फ़र्क होगा ना, लेकिन अदरवाइज़ कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ आप मिस कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो इसके लिए व्यू यही रहेगा कि न्यूट्रल रहें जब तक मार्केट में एक क्लैरिटी ना आ जाए कि ये आप 23,800 के नीचे बंद हो जाएंगे तो एक सेंस बन जाएगी कि शायद और थोड़ा पॉजिटिव हो गया, मतलब थोड़ा सा टेक्सचर बन गया मार्केट का। लेकिन अभी हम इस रेंज में हैं जहाँ पर मार्केट दोनों तरफ फंसा रहा है आपको। मीनवाइल इटर्नल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। प्राइमा फेसी नंबर्स ख़राब थे इटर्नल के, लेकिन जो गिरावट आई उसमें अब रिकवरी आ रही है। देखिए, एकदम से कोलैप्स हुआ स्टॉक, अब थोड़ी रिकवरी आ रही है। नंबर्स मिस हैं, लेकिन अब मैनेजमेंट की कमेंट्री पर नज़र रहेगी और उसमें देखते हैं क्या निकल कर आएगा। लेकिन अभी के लिए ये एक और स्टॉक है जो आज अपने आपके रेडार पर रहेगा। चलिए नूपुर के पास चलते हैं और जानते हैं आज डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिल रहा है। नूपुर बताइए। डीलिंग रूम में काफ़ी सेलिंग प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशनल डेस्क पर जो है सेलिंग यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। अक्रॉस द सेक्टर सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। पर्टिकुलरली सेलेक्टिव बाइंग आती हुई दिखी है कुछ स्टॉक में। लेकिन पहले बिकवाली वाले शेयर के साथ ही शुरुआत करते हैं। डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पे जो है डीलर्स का मानना है कि नतीजे वो काफ़ी कमज़ोर आते हुए नजर आ सकते हैं। अनुमान से भी कमज़ोर यहाँ पर नतीजे देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बिकवाली की सलाह डीलर की तरफ से आती हुई नजर आई है। दूसरा स्टॉक बाइंग की तरफ है। एफएमसीजी नेस्ले के नतीजों के बाद थोड़ा पॉजिटिव रुझान यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहा है। पिछले हफ्ते कोलगेट डीलर्स के रडार पे आया था और आज एचयूएल यहाँ पर रडार पे आते हुए नजर आया है। हो सकता है क्वार्टर वन के नतीजे एचयूएल के काफी बेहतर आते हुए नजर आए, जिसके चलते बाइंग रिकमेंडेशन एचयूएल पे आती हुई दिखे। तो डॉक्टर रेड्डीज में बिकवाली की सलाह और एचयूएल में खरीदारी की सलाह डीलर्स की तरफ से। ओके, तो ये है डीलर्स की तरफ देखिए एक्सपेक्टेशन। मंत्रणा के साथ बातचीत के बाद जो उनसे निकल के आया, ये कुछ स्टॉक्स थे। निफ्टी 24,006 पे है ना। चलिए 180 नीचे 24,000 का आंकड़ा स्क्रीन पे विजिबल है। ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। अरुण, थर्सडे मॉर्निंग के लिए क्या पिक कर रहे हैं? वीरेन जी, अपोलो हॉस्पिटल को बीटीएसटी करके चल सकते हैं। एक लास्ट आवर में काफी अच्छी बाइंग अपोलो हॉस्पिटल में देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं फार्मा हेल्थ केयर में मुझे लग रहा है वापस मोमेंटम बन सकता है। 8940 के आसपास चल रहा है, बीटीएसटी कर सकते हैं। 8890 का स्टॉप लॉस लगाए और 9010 तक के टारगेट अपोलो हॉस्पिटल में आ सकते हैं। ओके, अपोलो हॉस्पिटल्स। गाबा सर, आपकी पिक कल के लिए? मेरा ध्यान है यूनाइटेड स्पिरिट्स पर। सेटअप तो ठीक ही नजर आता है, अच्छा बेस बना हुआ है। ट्रेड करा है 1403, स्टॉप लगाएंगे 1395, करीब 8 रुपए का। टारगेट मेरे ख्याल से 1420 होने चाहिए यूनाइटेड स्पिरिट्स। यूएसएल 1404 पे आपका एक बाय कॉल है। विकास, आपकी ट्रेड? अच्छा, आशीष जी, आपकी ट्रेड? देखिए, मेरा बाय कॉल होगा ग्लेक्सो फार्मा पे। यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम आज के दिन बनता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज इवेंट के बावजूद भी आज फार्मा थोड़ा ठीक ही लग रहा है और इसने काफी समय के बाद में जो इसका जो लेवल है 2500 का वो ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो ग्लेक्सो फार्मा पे बाय की राय होगी। ऊपर में टारगेट है 2960 के, स्टॉप लॉस 2475 का लगाना होगा। चंदन जी, आपकी ट्रेड कल के लिए? बिल्कुल, देखिए काफी सिलेक्टिव ट्रेड है। मैं फोकस करना चाहूंगा रेडिको पे। यूनाइटेड स्पिरिट पे हमने बात की और रेडिको में भी जो वीकली चार्ट है उसमें अभी भी हाई टॉप साई बॉटम इंटेक्ट है और कंसोलिडेशन के लगभग 11-12 दिन हो चुके हैं और काउंटर सरेंडर नहीं कर रहा है, अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहा है। 4000 के पहले सपोर्ट थे और अब सपोर्ट शिफ्ट होके 4070 4080 की तरफ बन रहा है। तो रेडिको पे खरीदारी की सलाह होगी। 4080 का सपोर्ट होगा, ऊपर में 4280 तक के टारगेट बनने चाहिए। ओके, रेडिको खेतान आपका बाय कॉल है 4143 पर। राजेश सतपुथे जी, आपका ट्रेड करेगा? जी देखिए, थोड़ा सा डिफेंसिव लेके जाएंगे। मैरिको मैं लेके जाऊंगा। बाजार की वोलेटिलिटी को देखते थोड़ा डिफेंसिव प्ले हाथ में होना चाहिए। सो मैरिको विल बी अ बाय। 854 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे। 875 880 का टारगेट होगा। ओके, मीनवाइल इटर्नल की कमेंट्री के बाद स्टॉक घुमा और देखिए क्या शानदार रिवर्सल आया। वो जो बात कर रहा था ना कि इटर्नल जैसे स्टॉक्स में आप सिर्फ नंबर देख के नहीं व्यू ले सकते हैं, कमेंट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है।
और कमेंट्री तो कंपनियां वीरू स्ट्रांग ही करती हैं। आई थिंक ये चीज़ तो अब इनको समझ में आ गई है ना, कि कमेंट्री तो स्ट्रांग ही रखो। नहीं आएंगे नंबर्स तो क्या होगा, कमेंट्री तो स्ट्रांग रखें कम से कम। एक क्वार्टर इन्वेस्टर्स को ऑप्टिमिस्टिक रखो है। हाँ और क्या, मतलब ठीक है। तो कमेंट्री वैसे ठीक है, पॉजिटिव ही बोलना चाहिए, तो क्यों नहीं पॉजिटिव। स्विगी हर बार पॉजिटिव बोलता है, नंबर्स देखते हैं आप। खैर रिटर्नल केस में नंबर्स अच्छे आते हैं, इस बार थोड़ा सा नंबर्स को लेकर वीकनेस आ गई, लेकिन ठीक है। अब 86% की ब्लिंकिट की ग्रोथ है, 84% का एस्टिमेट था, और वो बोल रहे हैं कि अभी तक ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वगैरह का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। देखिए इस पे ना कल आएगा असली व्यू, जो भी आएगा। ये इंडेक्स कंपनी है अब, और इसके नंबर्स काफ़ी ईगरली अवेटेड होते हैं। शाम को सब ब्रोकरेजेस लिखेंगी, उसके बाद आएगा। उसके बाद आप चाहें तो कल एक फ्रेश व्यू बना लें। इन लेवल पर मुझे लगता नहीं कोई ट्रेड है, ना अप साइड पर ना डाउन साइड पर, और वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए थोड़ा सा चाहें तो अवॉइड ही करें। वैसे भी कोई ऐसा स्क्रीमिंग वैल्यूएशन नहीं है, बहुत महंगा स्टॉक है इस समय, लेकिन क्योंकि मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है। एक महीने का चार्ट रखिएगा, आई थिंक 240 वाला स्टॉक 290 तक आया है। 50 रुपये का मूव पिछले एक महीने में आया है मेरे ख्याल से। 40 रुपये के करीब का मूव आया है पिछले एक महीने में, 10% के करीब स्टॉक भागा है। और आई थिंक इसको थोड़ा और लंबा करेंगे ना, आई थिंक 241 का लो था शायद। हाँ मतलब बेसिकली मोटा मोटी वहाँ से भागा ये स्टॉक, और अच्छे मूव आया है यहाँ पर, तो ठीक है। अभी 289 पर है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसमें मेरे हिसाब से तो कोई ट्रेड नहीं है, लेकिन इस पर एक व्यू लेते हैं ज़रा। गौरांग जी, इटर्नल पर क्या व्यू है? सकारात्मक नजरिया है अनुज भाई, और मेरे ख्याल से जिस मात्रा में क्विक कॉमर्स के स्टोर बढ़े, मेरे ख्याल से 2445 कुल मिला करके अब स्टोर हुए हैं, ऐसा मैंने पढ़ा था कुछ क्षण पहले जब आए थे आंकड़े मेरे सामने। दोनों ही तरफ से आप फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स और हाइपर को भी अगर आप गिन लें, तो योगदान मेरे ख्याल से आने वाले भविष्य में बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ेगी। और ये एक ऐसी कंपनी है अनुज भाई जो बहुत फोकस ध्यान रख रही है अपने क्यूसी में, क्विक कॉमर्स में। न तो सिर्फ ये अपने डार्क स्टोर्स बढ़ा रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ नए शहरों में नक्शे कदम रही, जिससे इनकी ज्योग्राफिकल रीच और एक कस्टमर बेस जो है वो आने वाले भविष्य में बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ने की संभावना है। खरीदारी की राय बुनियादी तौर पर अंदर। चलिए अब वीरू के पास चलते हैं आज की मार्केट ब्रेथ के लिए। वीरू, आज तो खराब ही रहा है दिन। आज तो खराब ही रहा अनुज, ब्रेथ काफ़ी ख़राब थी। बस थोड़ा बहुत FMCG बचा के ले गया, कुछ ऑटो जायंट्स बचा के ले गया, अदरवाइज ये ब्रेथ आपको इतनी ख़राब नजर आती कि पूछिए मत। लुक एट शॉर्ट 115, 28 में मात्र लॉन्ग, और करीब 15 में शॉर्ट कवरिंग। स्टिल दैट फिगर गोज टू 42, 43 के आसपास। तो दिन काफ़ी ख़राब था। 46 अगर आप देखें तो यहाँ पे लॉन्ग अर्निंग। बजाज ऑटो, TVS मोटर्स 2 अगर आप देखें ऑटो टू व्हीलर जायंट्स आज बचा के ले गए। अर्निंग्स का अगर आप देखें इम्पैक्ट था, नो डाउट अबाउट दैट। और ये USL अर्निंग्स से पहले, ऑल इंडिया और नेस्ले अर्निंग्स के बाद। तो अर्निंग्स से स्पेसिफिक इवेंट्स बेस अगर आप देखें लॉन्ग्स थे। कल्याण में वो जो वर्टिकल राइज है जुलाई का, सो फार सो गुड। पॉलीकैप में लॉन्ग क्रिएट हुआ, रिवर्सल। बॉश सुप्रीम इंडस्ट्रीज, रेडिको कैतान ऑल टाइम हाई के नज़दीक। स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ यहाँ पे, जो थोड़ी बहुत शॉर्ट ने ग्रिप ली थी वो भी बाहर निकलते हुए। अगली स्लाइड आएगी शॉर्ट की, कहाँ पे शॉर्ट बना आज। शॉर्ट के क्रम में अगर आप देखें सबसे ऊपर जो स्टॉक था दैट बंधन बैंक अर्निंग्स के बाद एंड मोर स्पेशली कमेंट्री के बाद ओरेकल फाइनेंशियल्स। आज ओरेकल फाइनेंशियल्स में पहली बार बहुत दिनों बाद 20 डे में वायलेट हुआ। दैट सेम केस विद एम्फेसिस, अदानी ग्रीन, लुपिन, इन सभी। फार्मा का तो दिन ट्रम्प साहब ने खराब कर दिया, तो लुपिन यहाँ पर शामिल है। बाकी PG इलेक्ट्रोपास क्रैक हुआ, वोल्टास क्रैक हुआ, डिलीवरी क्रैक हुआ, और साथ ही साथ RBL बैंक और यूनियन बैंक, इन सभी काउंटर्स में कोलैप्स था। एक बार लेके आइए जरा प्लीज़, एम्फेसिस चार्ट चेक लेते हैं यहाँ पर। मतलब आप समझिएगा कि धीरे धीरे ये काउंटर्स लाइक ओरेकल फाइनेंशियल्स, लाइक कोफोर्ज, लाइक एम्फेसिस, ये धीरे धीरे अपने मोमेंटम को बिल्ड कर रहे थे। बट चंदन, आपकी राय क्या होगी? 2270 एक केस बन रहा था इसमें 200 डेमा को वायलेट करने का। एक केस बन रहा था इसमें अपने मल्टी मंथ स्विंग हाई को, जो कि 2 थे प्रीवियस, उनको बाइसेक्ट करने का। अभी पोजिशनिंग एम्फेसिस पे कैसी रखनी चाहिए अपनी? देखिए काउंटर वापिस अब रेंज बाउंड होता हुआ नजर आ जाएगा, क्योंकि इसका जो हर्डल था 2450, 2470 वो पार नहीं कर पाया। और इनफेक्ट पिछले लगभग 100 डेज की बात करें तो 5 बार इसने उस लेवल को निकालने का ट्राई किया, नहीं निकला, और बार बार नीचे में 2150 तक चला जाता है। तो कहीं ना कहीं वापस एक रेंज बाउंड जो बायस था वो इंटेक्ट रहेगा। पिछले लगभग 2 दिनों से आप देखोगे तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस आर्ली चार्ट में बन रहा है, तो थोड़ा और बिकवाली बनना चाहिए, लोअर एंड तक आ सकता है काउंटर। हर्डल की बात करें तो 2315 के आसपास है, और नीचे में देखें तो कहीं ना कहीं 2220 से लेके 2200 तक के डाउन साइड बन रहा है। तो हल्के से डाउन साइड ही ओपन होंगे, और कहीं ना कहीं स्टॉक वापस रेंज बाउंड बायस के साथ काम करता हुआ नजर आएगा।
मीनवाइल बजाज ऑटो एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर बंद हो रहा है इस मार्केट में भी, ऑलमोस्ट 11,000 टच करने की तैयारी कर रहा है। इंटरडे में तो एक बार गया भी था वहाँ पर। अच्छा, एक बार डी मार्ट रखिएगा जरा, एवेन्यू सुपर मार्ट, यहाँ पर भी ठीक ठाक मूव्स हैं इस समय, ये स्टॉक भी अच्छा कर रहा है। और एक बार नेस्ले भी रखिएगा, नेस्ले पर नंबर्स का रिएक्शन आज आता हुआ और अच्छा मूव है इनफैक्ट 1494 पर। गाबा सर, नेस्ले कैरी करने की हिम्मत करें क्या? एक्चुअली सुबह दिया था मैंने, इसके टारगेट अचीव हो चुका, कैरी करने की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन टाइम फ्रेम बढ़ाना पड़ेगा। ट्रेड करा है 1494, स्टॉप होगा 1480 का, टारगेट होगा 1530 1550, ये एक जोन है, लेकिन अगर गैप अप कल खुल जाता है तो बेच देना चाहिए, कर सकते हैं। अगर जिसने आज प्रॉफिट किया है थोड़ा प्रॉफिट ले जा सकते हैं नेस्ले। हाँ, मुझे याद है अच्छी तरीके से, प्रकाश सर ने आज खुलते साथ रात देखिए नेस्ले बाय दिया था, कल प्रकाश ने तो इंडसइंड बैंक दिया था, आज नेस्ले बाय किया था। 2 दिन का प्रकाश सर का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा। और कुछ काउंटर्स जो कि आज विन विन सिचुएशन में रहे। लुक एट बॉश, शानदार मूव यहाँ पे। गोदरेज सीपी, ये भी अगर आप देखें आज अच्छी क्लोजिंग देके जा रहा है, 1.5% ऊपर रिकवरी है डीलो से। रेडिको खैतान, और रेडिको खैतान का ये 1440 का ऑल टाइम हाई का क्लोज रहेगा। तो ये सब जब दवा दर्द नहीं अगर आप देखें तो दूर कर पाई तो कुछ और काम आया। और यूएसएल अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग रहा आज, और उसके साथ साथ अगर आप देखें एक्साइड, मेरे ख्याल से 448 पर एक्साइड इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे, इट विल बी हाईएस्ट क्लोज सिंस आई थिंक 26 दिसंबर 2024। फाइनल कमेंट लूँगा चाहूँगा आपसे मैं इस पर। आशीष, एक्साइड अब कहाँ प्रोसीड कर रहा है, किस तरफ जा रहा है? बिल्कुल, देखिए एक्साइड का जो ट्रेंड है रुझान वीरू, ये शुरुआत हुई थी 30 मार्च से, जब ये स्टॉक ट्रेड हो रहा था 290 पे, आज 450 पे, और ऐसे मार्केट में भी ऊपर ही जा रहा है। तो ओवरऑल मोमेंटम तो इस स्टॉक में बना हुआ है। अगर फ्रेश पोजीशंस क्रिएट करनी शॉर्ट टर्म के लिए आज से की जा सकती है इस लेवल्स पे भी, लेकिन अगर आप मीडियम टर्म अवधि से देखें तो थोड़ा सा डीप पे बाय करना बेटर होगा। ऊपर का जो टारगेट है वो 475 का इस स्टॉक में देखा जा सकता है, और नीचे जो सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट, प्राइस एक्शन सपोर्ट 430 लेवल पे है। ओके, चलिए बात हो गई एक्साइड की। एक बार एसबीआई फंड्स रखिएगा वापस ज़रा, और एक बार स्टॉक लेकर आइए एसबीआई फंड्स का 584 पर। मैं इशू प्राइस एक बार कंफर्म कर रहा था, 574 का इशू प्राइस था, है ना? 574 का इशू प्राइस था। कल लिस्टिंग थोड़ी फीकी हुई थी और अब मात्र 11 रुपये रह गए हैं। अगर आपने इन्वेस्ट किया वीरू, इतना होप की कि अलॉटमेंट मिल जाए, अलॉटमेंट मिला भी, इतना सब होने के बाद, और सिर्फ 11 रुपये का गेन रह गया है। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं आईपीओ पर ना बहुत ही कम आईपीओ आते हैं जिन पर मुझे लगता है कि हाँ ये लेने वाला आईपीओ है, इसमें आप पैसा लगा दें तो वो सेंस बनती है। अदरवाइज़ ज़्यादातर आईपीओ में ना, मतलब मुझे थोड़ा सा, मेरा शायद नेचर भी ऐसा है थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा मैं अवॉइड ही करता हूँ क्योंकि कोई फंसे ना कहीं इस चीज़ को लेकर। लेकिन खैर देखते हैं। और गिराई है स्टॉक पिछले 2 दिन से, अगर आप देखेंगे लिस्टिंग होने के बाद। लिस्टिंग प्राइस इंपॉर्टेंट होगी 574, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे गया अगर तो थोड़ी सी दिक्कत बढ़ सकती है यहाँ पर। लेकिन ये स्टॉक है जो प्रेशर में है। एक बार एसबीआई भी रखिएगा, पेरेंट स्टॉक, तो देखते हैं वो क्या कर रहा है। एसबीआई पर चंदन जी, एसबीआई पर क्या व्यू है आपका? बिल्कुल, देखिए एसबीआई पे मिक्स सेट ऑफ व्यूज है, मोमेंटम बड़े बिल्ट नहीं हो रहे हैं। 2 दिन पहले हल्का सा मूव आया था, बट वापस सेटबैक देखने को मिले, तो कहीं ना कहीं रेंज बाउंड बाय से रहेगा, नीचे में 1000, ऊपर में 1050। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1024 पे आज थोड़ा सा अगर आप देखें चंदन जी के ट्रांसमिशन में दिक्कत है, पर ये एसबीआई पे चंदन जी का टेक था, और एसबीआई हो गया। बट अब हम फाइनली अगर आप देखें प्रोसीड कर रहे हैं क्लोजिंग की तरफ, सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। 1-2 स्टॉक्स और रखूँगा। एक बार एटर्नल की पोस्ट नंबर्स आप स्ट्रेंथ देखिए और रिवर्सल देखिए। दूसरी तरफ आज स्विगी जो है वो अपने सारे मोमेंटम को, जो कि शुरू हुआ था 7 जुलाई से, उसको थोड़ा सा सरेंडर करता हुआ, और स्विगी आज 262 पे बिलो ऑल एवरेजेस क्लोज होता हुआ। फिर लेके आइए आप रियल स्टेट स्पेस में। रियल स्टेट स्पेस में जो मोमेंटम था थोड़ा सा हर्ट हुआ आज। डीएलएफ, चाहे वो मैक्रोटेक हो, प्रेस्टीज स्टेट्स हो, इन सभी काउंटर्स में अनवाइंडिंग थी, शॉर्टिंग थी। और एक लेके आइए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो कि अर्निंग्स जब पीएसयू बैंकों की शुरू हुई थी तो सबसे स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स में से एक था, ये भी थोड़ा सा बैकफुट पे आया। और इंडिगो फाइनली, है ना, नंबर से पहले 5109, ये अपने आप ये समझिएगा कि 1020 के नीचे, और साथ ही साथ
8 जुलाई से लेकर अब तक जो पूरी की पूरी रेंज मेंटेन की थी इसने, वो उस जोन को तोड़ा। देखिए मैं यहाँ पे कोई टेक्निकल व्यू नहीं ले रहा हूँ, क्यों ना, क्योंकि अब अर्निंग्स की बात आ जाती है सारी की सारी, तो इसको छोड़ते हैं। और SRF जिस पे नंबर्स का रिएक्शन भी आया, केपिक्स की फिगर्स भी आई, बट फाइनली अगर आप देखिए कंक्लूजन ये निकल रहा है कि ये डे लो पे क्लोज हो रहा है। बहुत संक्षेप में राजेश जी, SRF जी पे क्या रीडिंग है आपकी टेक्निकली? हाँ, 2 बार राइट लेफ्ट करके आया नीचे, फिर से 2900 का रेजिस्टेंस वही चेक कर रहा था। तो देखिए वही जो मैंने अनुज भाई के साथ बात की थी कि मुझे लगता है कि ये करीबन 2800 से लेकर 2750 की ट्रेजेक्टरी में एक बार के लिए आना चाहिए। ओवरऑल अगर आप देखें तो वीरेंद्र जी शॉर्ट बिल्टअप है, 14% ओपन इंटरेस्ट अप है, तो अगर पोजीशन है तो एक बार के लिए स्क्वायर ऑफ करें। आई थिंक करेक्शन नहीं आप बिल्कुल एक बार के लिए स्क्वायर ऑफ करें। बड़ी गिरावट आई है SRF में, और वही सही बोला उन्होंने, लेफ्ट राइट काफ़ी कंफ्यूज किया इसने। गोदरेज कंज्यूमर रखिएगा एक बार ज़रा, गोदरेज कंज्यूमर थोड़ा सा डे हाई पर बंद हो रहा है। इसके अलावा बजाज ऑटो डे हाई पर बंद हो रहा है, फिर 11,000 के ऊपर निकला बजाज ऑटो, और इस बार लग रहा है कि शायद उसके ऊपर प्रोविजनल क्लोजिंग तो वहाँ पर दे पाएगा, तो यहाँ पर अच्छी आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक बार NTPC रखिएगा, NTPC में भी अच्छा मूव आ रहा है इस समय। NTPC रखें ज़रा एक बार स्क्रीन पर लेकर आइए। NTPC ये भी डे हाई पर, पॉसिबली मेरी तरफ से आखिरी चार्ट चेक होगा। अरुण जी एक बार NTPC देखिए, कोई व्यूज़ पर? बिल्कुल अनुज सर, काफी अच्छा रिवर्सल है। इनफैक्ट 3 दिन से देखें तो ग्रीन कैंडल के साथ हायर हाइज बना रहा है, तो मोमेंटम पॉजिटिव है और एक डिफेंसिव स्टॉक भी आप मान के चल सकते हैं। बाइक कर सकते हैं स्टॉक को, 345 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग पोजीशन भी लिया जा सकता है। टारगेट जो रहेंगे 358 359 तक के देखने को मिलेंगे, तो अच्छा डिफेंसिव काउंटर है। 345 के स्टॉप लॉस के साथ पोजिशनल बाई कर सकते हैं, 358 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके NTPC, बट फाइनली अगर आप देखें जब हम इस सेशन को क्लोज कर रहे हैं, विनर्स ऑफ द डे आप स्क्रीन पे लेके आइएगा। बजाज ऑटो 5.5% अर्निंग्स, नेस्ले 3% ऑल टाइम हाई पे क्लोज हो रहा है। नेस्ले क्या? यस, नेस्ले के लिए ऑल टाइम हाई अर्निंग्स। और जहाँ तक TVS का सवाल है, मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, बट यस मैं कह सकता हूँ नहीं, इट्स नॉट अ ऑल टाइम हाई क्लोज, क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई क्लोज था करीब 3976 का, तो लगभग 71 रुपये का अंतर आ गया, बट स्टिल इट्स अ गुड क्लोज। तो अर्निंग से अपना जौहर अनुज आज भी दिखाया। ओवर टू यू फॉर क्लोज। बिल्कुल, अर्निंग्स का इम्पैक्ट क्लियरली दोनों साइड पर था, ऐसा नहीं है कि एक ही साइड पर था, दोनों साइड पर अर्निंग्स का इम्पैक्ट था। एक नेस्ले भी था, एक बंधन बैंक भी था। तो अगर अच्छे नंबर से तो मार्केट रिवॉर्ड भी कर रहा है, ख़राब नंबर से तो पिटाई भी ज़बरदस्त है। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। निफ्टी करीब 200 पॉइंट नीचे, और आज क्लोज जो है वो 24,000 के नीचे फाइनली हो रही है, और मेरे ख्याल से एडजस्टेड क्लोज भी इसके नीचे ही आएगी। कुछ देर में दिखाएंगे एडजस्टेड क्लोज भी आपको। बैंक निफ्टी 700 पॉइंट नीचे 57,000 को टेस्ट किया, थोड़ा डिफेंड करने की कोशिश की। IT ये भी करीब 1.5% नीचे था आज, यहाँ पर भी बड़ी गिरावट आई। मिड कैप इंडेक्स ये भी करीब 1% लुढ़का। स्मॉल कैप ये भी 1.5% के करीब नीचे आया। और एडवांस डिक्लाइन देखें, ये भी थोड़ा ख़राब था। 900 बढ़ने वाले शेयर थे और 2200 गिरने वाले शेयर्स थे। सेक्टोरल लूजर्स पर आते हैं, और बड़े सेक्टर्स नीचे थे आज। अगर आप देखेंगे PSU बैंक्स, IT, निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल्स, रियल एस्टेट, फार्मा, ये या तो बड़े सेक्टर्स हैं या मार्केट के ऊपर काफ़ी बड़ा एक इम्पैक्ट रखते हैं, जैसे कि रियल्टी सेंटीमेंट के हिसाब से। गेनर्स में क्या क्या थे? बहुत कम, एक आध थे सिर्फ FMCG और ऑटो, और उसमें भी सेलेक्टिव थे। ऑटो में जैसे सिर्फ 2 व्हीलर चल रहे थे। निफ्टी लूजर्स रखिएगा स्क्रीन पर, और अक्रॉस द बोर्ड आपको अलग अलग स्टॉक्स दिखाई देंगे। इंटरग्लोब, डॉक्टर रेड्डीज, जियो, इन्फोसिस, अल्ट्राटेक, SBI। तो 6 टॉप निफ्टी लूजर्स, 6 के 6 अलग सेक्टर से। अब आते हैं गेनर्स पर, और गेनर्स में सबसे ऊपर तो बजाज ऑटो ऑब्वियसली करीब 6% ऊपर था एंड तक। नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, इटर्नल, पावर ग्रिड और ONGC, यहाँ पर आज आपको थोड़ी सी बाइंग देखने को मिली। तो ये कुल मिलाकर आज का मिड वीक सेशन ब्यूरो, इजी टू से कि ख़राब सेशन रहा मार्केट के लिए, भूलने वाला सेशन। बिल्कुल भूलने वाला सेशन रहा, और बेहद ही देखें ख़राब सेंटीमेंट थे सुबह, और प्राइस डैमेज, प्रोविजनल क्लोज 24,000 के नीचे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर टुमारो। कम से कम कल के लिए कुछ अच्छी उम्मीदें रखते हैं, और कल सुबह फिर हम सारे समीकरण, खबरें और व्यूज़ लेकर जुड़ेंगे मॉर्निंग पैनल में और मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।